आज दुनिया भर में अरबों लोग एक ऐसी जगह बुलाए जाते हैं जहां उन्हें मारने के लिए मजबूर किया जाता है। एक ऐसी जगह जहां राक्षस और दानव हर जगह घूमते रहते हैं। मौत का अंधकार एक छाया की तरह मंडरा रहा है, निर्णयों में मारे गए, अंधकार के बीच संघर्ष करते और उठते हुए। क्या इस बार हमारा मुख्य किरदार सभी बाधाओं के खिलाफ जाकर दुनिया के शिखर तक पहुंच पाएगा? ब्लू स्टार ड्रैगन देश के एक शहर में। शुरू में दिन बहुत उजला था। बादलों के बीच से गुजरती धूप एक धूप वाले दिन में गर्म माहौल बना रही थी। किन फेंग आराम से फुटपाथ पर चल रहे थे। तभी कुछ लोगों ने आसमान से कुछ उतरते हुए देखा, जिससे आकाश अंधेरा हो गया। फिर वे सोचने लगे कि क्या हो रहा है, क्यों सब कुछ अचानक अंधेरा हो गया। एक लड़की ने आकाश की ओर इशारा किया, जिससे सभी लोग, जिनमें पहले से ही उलझन में थे, किन फेंग भी शामिल थे, उसे देखने लगे। उनके सामने के भयानक दृश्य को देखकर वे सभी चौंक गए। लोग घबराने लगे, कुछ इसे एलियंस, दुनिया के अंत या प्रलय से जोड़ने लगे। लोग इधर उधर भागने और बिखरने लगे। खासकर जब आसमान से कुछ अजीब बाहर आया तो वे और भी ज्यादा घबरा गए। उसके बाद कुछ बाहर निकला और आसमान से नीचे आया। फिर एक सिस्टम बोर्ड सबके सामने, जिसमें किन फेंग भी शामिल था, प्रकट हुआ। यह देखकर किन फेंग सोचने लगा कि क्या उसके सामने जो है वह वर्चुअल इमेजिंग तकनीक है और वास्तविकता नहीं। हालांकि दोबारा सोचने पर ब्लू स्टार में कौन सा देश या संगठन ऐसी तकनीक रख सकता है। जब लोगों ने सिस्टम बोर्ड को छुआ तो उस पर कुछ पंक्तियां दिखाई दी। लोगों के हाव भाव बदलने लगे, कुछ भ्रमित थे, कुछ डरे हुए थे और कुछ इसे देखकर खुश भी थे। सिस्टम बोर्ड पर लिखा था, हत्या से भरी दुनिया खुलने वाली है। स्वस्थ व्यक्ति जिनकी आयु 20 से 50 वर्ष के बीच है, दुनिया में एक साथ आएंगे। यह दुनिया वह है जहां विशाल जानवर घूमते हैं, दानव हर जगह हैं और सभी जातियां सह अस्तित्व में हैं। यह स्थान मृत्यु और संकट से भरा है, लेकिन संसाधनों और अवसरों से भी भरा है, जहां कोई भी किसी भी समय मर सकता है या हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। फिर एक बहुत उज्जवल प्रकाश शहर भर में उतरा, सभी को रोशन किया और उन सबको उस प्रकाश में बंद कर दिया। वे और अधिक भ्रमित और डरे हुए हो गए और कुछ भी करने में असमर्थ हो गए। उसमें एक माँ भी थी, जो अपनी बेटी से उस रोशनी की किरण के माध्यम से अलग हो जाने पर केवल हिस्टेरिकल होकर रो रही थी। किन फेंग स्वयं नहीं जानता था कि क्या हो रहा है और सोच रहा था कि शायद यह एलियंस का काम था, लेकिन अचानक उसका शरीर मानो रोशनी में खींच लिया गया और फिर गायब हो गया। सिस्टम बोर्ड ने कहा कि यह घटना ब्लू स्टार के लिए मुक्ति का एकमात्र मौका था। अंत में एक घोषणा आई जिसमें बताया गया कि बधाई हो, क्योंकि सभी लोग बिगिनर विलेज नंबर 911 पर पहुंच चुके हैं। प्रत्येक शुरुआती गांव में 1000 लोग होते हैं। छिन फेंग आकाश से उतरकर गांव के एक लकड़ी के घर में गिरा। जाहिर है यह युवा कुछ पल के लिए घबरा गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या करना है। सब कुछ ठिकाने लगने के बाद वह एक जगह पहुंचा, जहां उसने यह देखने के लिए अपनी सिस्टम बोर्ड की जांच की कि उसके पास क्या है। किन फेंग देख सकता था कि सूचना बोर्ड में उनके बारे में पूरा डेटा था। नाम और उम्र से लेकर उनकी सभी क्षमताएं वहां मौजूद थीं। वह अपना स्तर भी देख सकता था। फिर किन फेंग इस अलग दुनिया में प्रवेश करने के बाद लोगों की बातों को देखने के लिए सार्वजनिक बातचीत चैनल पर गया। सभी लोग अन्य प्रारंभिक गांवों सहित उस बातचीत चैनल के माध्यम से संवाद कर सकते थे। जब किन फेंग ने होलोग्राम स्क्रीन पर बटन दबाया तो चैट रूम में कई लोग अभी भी हाल की घटनाओं से भ्रमित थे जो उनके साथ हुई थीं। कुछ को लगा कि उन्हें एलियंस ने अगवा कर लिया है। वे किसी से मदद मांग रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि सरकार उनकी मदद करेगी। दूसरों ने सोचा कि उन्हें एलियंस द्वारा अपहरण कर प्रयोगों के लिए लाया गया है, जबकि कुछ इतनी अधिक सोच रहे थे कि उन्हें विश्वास हो गया कि यह वैसा ही है जैसा उन्होंने फैंटेसी उपन्यासों में पढ़ा था, और उन्हें नहीं पता कि उनमें से नायक कौन था। लोगों की शिकायतें देखने के बाद वे एक दूसरे से भी बातचीत करने लगे, जबकि उन्हें अपने 4 आयामी सूचकांक की जानकारी थी जो उनके शक्तियों और कौशल से जुड़ी है। किन फेंग समझने लगे कि जाहिर तौर पर लड़ने की ताकत 4 आयामीय सूचकांक क्षमता से संबंधित है, तो उसे सुधार कर लड़ाई की ताकत को बढ़ाया जा सकता है और जीवित रहने की संभावना एक बिंदु से बढ़ सकती है। अब अधिकांश लोग 1 सितारा स्थिति पर हैं और कुछ 1 सितारा की सीमा तक पहुंच गए हैं। उनके द्वारा प्रकट किए गए डेटा के अनुसार आम लोगों के लिए औसत 4 आयामी सूचकांक मूल्य 10 अंक है। इस बीच किन फेंग ने महसूस किया कि उनकी शारीरिक ताकत 10 अंकों तक नहीं पहुंची, शायद उनके दुबले शरीर की वजह से, इसलिए उनका मूल्य थोड़ा कम था। किन फेंग यह भी देख सकता था कि लोगों द्वारा उल्लेखित आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक ऊर्जा सूचकांक 13 अंकों का था, जो आधे से कम अंक है। हालांकि उसे नहीं पता था कि ऊर्जा सूचकांक क्या था, लेकिन यह उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। फिर किन फेंग ने कुछ अनोखी प्रतिभाओं के बारे में देखा। प्रणाली ने संकेत दिया कि प्रतिभाओं को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है, F, E, D, C, B, A, S, SS और SSS। इसके साथ F सबसे कमजोर होता है और SSS सबसे उच्च होता है, और SS स्तर से ऊपर की प्रतिभाएं अद्वितीय होती हैं। जब लोग इसके बारे में जान गए तो वे बेचैन हो गए और यहाँ तक कि निर्दिष्ट स्तरों सहित बताए गए अद्वितीय प्रतिभाओं के बारे में भ्रमित हो गए। हालांकि सिस्टम ने उन्हें यह विकल्प दिया कि क्या किन फेंग अपनी अद्वितीय प्रतिभा को जागृत करेंगे। बिल्कुल, किन फेंग ने सहमति के लिए हाँ बटन दबाया। वह बटन दबाने के बाद किन फेंग एक अजीब दुनिया में प्रवेश कर गया, जहाँ कई नीले रंग की गेंदें सभी दिशाओं में तैर रही थीं।
किन फेंग के काल्पनिक उपन्यास पढ़ने के अनुभव से ये गेंदें शायद प्रतिभा जागृति का हिस्सा हैं। इसके बाद गेंदें यहाँ और वहां तैरती हुई किन फेंग के शरीर की ओर बढ़ीं और फिर उनमें से एक किन फेंग के शरीर से टकरा गईं। अंत में एक एक करके गेंदें उसके शरीर से टकराने लगीं और उसी तरह किनफेंग के शरीर में प्रवेश कर गईं। जब गेंदें उसके शरीर में प्रवेश कर गईं तो किनफेंग ने महसूस किया कि उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद प्रणाली से एक सूचना आई कि उसकी प्रतिभा जाग गई है और उसका स्तर अब एसएसएस एंडलेस एक्सट्रैक्शन है। किनफेंग एसएसएस क्लास की प्रतिभा मिलने पर बहुत आश्चर्यचकित दिखे। फिर सिस्टम ने फिर से सूचित किया कि विशेष कौशल जो किनफेंग ने प्राप्त किया वह था एंडलेस एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब है कि सभी लक्ष्यों पर एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है ताकि अप्रत्याशित परिणाम मिले और इस कौशल की कोई सीमा नहीं है। किनफेंग वास्तव में आश्चर्यचकित थे, लगभग अपने कौशल पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उसने एक अद्वितीय एसएसएस स्तर की प्रतिभा प्राप्त की थी जो अप्रत्याशित परिणाम दे रही थी। यद्यपि व्याख्या बहुत अस्पष्ट थी, ऐसा लग रहा था कि उसे इसके प्रभावों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए प्रयोग करने का अवसर खोजना होगा। बाद में सिस्टम ने फिर से सूचित किया कि शुरुआती गांव में 787 एफ स्तर के जागृत, 174 ई स्तर के जागृत और 2 सी स्तर के जागृत की जानकारी थी। इस सूचना के कारण चैट रूम में लोग हिल गए क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने स्तर प्राप्त कर लिए थे और अपनी अपनी प्रतिभाएं भी रखी थीं। हालांकि चिंगफेंग इस पर विश्वास नहीं कर सके क्योंकि अधिकांश लोगों ने एफ और ई स्तर पर प्रतिभाएं जागृत की और जो लोग डी स्तर पर प्रतिभाएं जागृत करते थे वे शुरुआती गांव की कुल आबादी का 2% से भी कम थे। इस प्रकार एसएसएस स्तर की प्रतिभाएं अत्यंत दुर्लभ थीं। गांव में किनफेंग और एक अन्य व्यक्ति के अलावा 2 लोगों ने सी रैंक पर प्रतिभाएं जागृत की थीं। इस युवक को आश्चर्य था कि सी रैंक प्रतिभा वाले व्यक्ति किस स्तर पर थे और क्या वे भी उसकी तरह एसएसएस स्तर पर होंगे। ये पता चला कि केवल किनफेंग ही नहीं थे जो यह जानने के लिए उत्सुक थे कि सी रैंक किसे मिली है, बल्कि चैट रूम में सभी ने तुरंत सी क्लास वाले व्यक्ति से अपने बारे में बताने को कहा। सी क्लास प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से एक लुसियन था। उसका व्यक्तित्व तुरंत चर्चाओं का विषय बन गया और कई लोग उसकी प्रशंसा और उत्साहवर्धन कर रहे थे। लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखकर किनफेंग ने महसूस किया कि सी क्लास प्रतिभाएं बहुत मांग में थीं। अगर वह अपनी अत्यधिक एसएस प्रतिभा को उजागर करता तो किनफेंग चिंतित था कि उसे न केवल प्रशंसा और तालियां मिलेंगी बल्कि विभिन्न समस्याएं भी होंगी। इसके अलावा उस खूनी दुनिया में जहां कई हत्याएं होती थीं, एसएसएस स्तर की जन्मजात क्षमता किनफेंग का सबसे बड़ा सहारा और ध्रुव का पत्ता था जिसे आसानी से उजागर नहीं करना चाहिए था। इसके बाद प्रणाली ने सूचित किया कि अब से हर कोई लकड़ी के केबिन को छोड़कर शुरुआती गांव में प्रवेश कर सकता है। 10 सेकंड के बाद शुरुआती परीक्षा शुरू होगी। जो मानक को पूरा नहीं करेंगे उन्हें तुरंत हटा दिया जाएगा। सिस्टम ने घोषणा की कि स्तर को बढ़ाने की विधि यह थी कि विभिन्न प्रकार के भयंकर जानवरों, राक्षसों और दानवों को मारकर ऊर्जा प्राप्त की जाए और स्तर बढ़ाया जाए। प्रारंभिक हथियार प्रदान किए गए थे और सभी को उन हथियारों की जांच करने के लिए आमंत्रित किया गया। फिर किनफेंग ने आश्चर्य के साथ होलोग्राम पैनल से तलवार निकाली। उसके लिए देव पैनल सिर्फ एक इकाई नहीं थी बल्कि यह एक ठोस वस्तु थी जिसे लिया जा सकता था और यह काफी जादुई महसूस होती थी। फिर उसने एक शुरुआती तलवार उठाई प्लस 2 आक्रमण शक्ति वाली एक खुरदरी चाय तलवार। हर शुरुआती का उपकरण 0 रैंक उपकरण। सिस्टम ने यह भी सूचित किया कि आक्रमण शक्ति गुण विशेषता शक्ति के अनुसार बदल जाएगी। एक विशेषता शक्ति एक आक्रमण को बढ़ाएगी। किनफेंग ने सावधानी पूर्वक अपने हाथ में तलवार का निरीक्षण किया। इसके बाद वह तलवार को आजमाना चाहता था, इसलिए उसने इसे चलाया। उसे एहसास हुआ कि शुरुआती तलवार अपनी शक्ति से आसानी से एक गाय को मार सकती है, जिससे वह इस बारे में असमंजस में था कि क्या तलवार की हमला शक्ति वास्तव में केवल 2 ही है। अगर तलवार को लगातार अपग्रेड किया जा सके 10, 20, 30 और इसी तरह तो तलवार की शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर किनफेंग ने सोचना शुरू किया कि तलवार की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। इसके बाद किनफेंग ने तलवार पर अपनी प्रतिभा का उपयोग करने की कोशिश की। फिर उसने अपनी अंतहीन निष्कर्षण प्रतिभा का उपयोग किया। इससे तलवार उसकी प्रतिभा की ऊर्जा से आवृत होने लगी। फिर किनफेंग ने फिर से तलवार को हवा में घुमाने की कोशिश की। सिस्टम ने बताया कि किनफेंग ने इसे निकालने में सफल रहे। किनफेंग ने तलवार से जंग और अवशेष को सफलतापूर्वक हटा दिया था, जिससे इसे एक सुंदर स्टील की तलवार में अपग्रेड कर दिया। उस तलवार में अब आक्रमण शक्ति +5 थी और यह रैंक 1 पर थी। किनफेंग ने इसे असाधारण माना। उन्होंने अपनी प्रतिभा की शक्ति का उपयोग किया और रैंक 0 से रैंक 1 तक बढ़े। तलवार की आक्रमण शक्ति भी 5 तक बढ़ गई। यह किनफेंग के लिए बहुत रोमांचक था। वह भी संतोषजनक रूप से मुस्कुराया, तलवार में अंतर महसूस करते हुए। फिर किनफेंग ने अपनी प्रतिभा शक्ति का प्रयोग फिर से तलवार पर करने की सोची। इसलिए किनफेंग ने तलवार उठाई और उसे अपनी प्रतिभा ऊर्जा से कोट किया, लेकिन अचानक ऊर्जा ऐसे ही गायब हो गई। सिस्टम ने सूचित किया कि निष्कर्षण विफल हो गया क्योंकि लक्ष्य की गुणवत्ता बहुत कम थी। इसलिए किनफेंग अपनी निष्कर्षण सीमा पर पहुंच चुके थे।
किनफेंग ने आखिरकार महसूस किया कि निष्कर्षण की भी सीमाएं होती हैं। किनफेंग ने सोचा कि अगर वह असीमित निष्कर्षण कर सकता है तो वह भी असीमित निष्कर्षण कर सकता है। यदि वह अपनी क्षमताओं को और सुधारने के लिए खींचाव करता है तो क्या वह एक बग नहीं होगा। फिर किनफेंग ने दीवार की ओर तलवार घुमाई और वह निश्चित था कि उसका हथियार दूसरों से बेहतर है। थोड़ी देर बाद उसने सुना कि लोग लकड़ी के केबिन से बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। वे केबिन से बाहर आ रहे थे और बाहर आते ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। किनफेंग ने आत्मविश्वास से बाहर की दुनिया देखने का फैसला किया। इस प्रारंभिक गांव 911 में सभी घर लकड़ी के बने थे और ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए थे। गांव के ऊपर कई उड़ने वाले राक्षस थे जो गांव वालों को परेशान करने का इरादा नहीं रखते थे। जो लोग अभी अभी लकड़ी के घर से बाहर आए थे उन्होंने आपस में बातचीत शुरू कर दी और बातें करने लगे। उन्होंने इस तथ्य पर भी चर्चा की कि अगर वे स्तर 10 तक नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें मारा जाएगा। उनके लिए यह बहुत डरावना था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जाने और राक्षसों को मारने के लिए मजबूर किया गया था, विशेष रूप से चूंकि शुरुआती परीक्षा की केवल 7 दिनों की सीमा थी। उनमें से अधिकांश को पता नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे सभी उस जगह पर नहीं मरना चाहते थे। वे डरे हुए थे और वे मरना नहीं चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि सिर्फ डरने और रोने से वे ब्लू स्टार वापस नहीं जा सकते। पर बाद में लोग एक दूसरे की क्षमताओं और प्रतिभाओं के बारे में उत्सुक हो गए। फिर वे एक दूसरे से रैंकों, स्तरों और उनके पास की क्षमताओं, इसमें शामिल प्रतिभाओं के बारे में पूछने लगे। किनफेंग समेत सभी लोग बाहर इकट्ठे हुए। उन्हें नहीं पता था कि वहां क्या करना चाहिए। वे यह भी नहीं जानते थे कि बाहर के क्रूर जीव कितने शक्तिशाली थे। ये भी सुनिश्चित नहीं था कि वे क्या कर सकते हैं। तब उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि कौन मदद करने के लिए तैयार है और जानवरों का शिकार करने के लिए गठबंधन बनाने के लिए तैयार है। अपने सामने के द्वार को देखते हुए किनफेंग सोचने लगे कि क्या यह शुरुआती गांव का प्रवेश द्वार होना चाहिए, लेकिन उस विमीय द्वार से बाहर निकलने के बाद यह खूनी कत्लेआम की दुनिया में बदल जाएगा। और अब सवाल यह था कि उस द्वार में प्रवेश करने के लिए पहला व्यक्ति कौन होगा। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि लोगों के पीछे से एक विस्फोट सुनाई दिया। वे घबराने लगे और सोचने लगे कि वह आवाज क्या थी। क्या यह बम था या कोई जानवर? हालांकि वह वांग चांग निकला। वह एक बॉर्डर फाइटर था। जिन्होंने उसे देखा वे चिल्लाने और कहने लगे कि वह कितना ताकतवर था और कुछ अन्य उसकी जागृति प्रतिभा के बारे में पूछने लगे। वांग कियांग ने उत्तर दिया कि अगर उसके पास बरसरकर ताकत की रैंक डी टैलेंट है तो जब वह अपनी टैलेंट का उपयोग करता है तो उसकी क्षमता 3 गुना हो जाती है। किनफेंग यह सुनकर याद करने लगे कि वांग कियांग ने कहा था कि उसकी ताकत 18 थी। अपनी टैलेंट का उपयोग करने के बाद यह 34 हो गई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सिर्फ एक बार में चट्टानों को नष्ट कर सकता था। इतनी शक्तिशाली हमले के साथ वह गांव 991 की शीर्ष 10 में रैंक कर सकता था। लोग वांग चांग की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि वह कितना ताकतवर था और यह भी याद करने लगे कि उसकी प्रतिभा एक असाधारण शक्ति वृद्धि थी। सारी प्रशंसा सुनकर वांग चांग को गर्व और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। फिर उसने सोचा कि उसकी सारी मेहनत और प्रशिक्षण आखिरकार सफल हो गए हैं। इस हत्या की दुनिया में उसने अपने जीवन की छोटी तक पहुंच बना ली थी। फिर कुछ लोग पूछने लगे कि सी रैंक प्रतिभा के मालिक लू शुआन कहाँ थे। वे जानना चाहते थे कि वह व्यक्ति कितना ताकतवर था। तब वांग चांग ने कहा कि वह पहले गांव से जाएगा और सभी को दिखाएगा कि उस द्वार के पीछे के भयंकर जानवर कितने ताकतवर हैं। ज्यादा सोचे बिना वांग चांग तुरंत गांव से बाहर जाने वाले पोर्टल में प्रवेश कर गया। किनफेंग ने सोचा कि वांग चांग शायद मजबूत है, लेकिन उस समय मूर्ख दिख रहा था जब तक वह पूरी तरह से तैयार होकर या साथी के बिना पोर्टल में प्रवेश करने का निश्चित नहीं था। पोर्टल में प्रवेश करने पर वांग चांग ने खुद को जंगल में पाया। एक व्यक्ति जिसका नाम लू शुआन था और जिसका सी रैंक था के बारे में बड़बड़ाते हुए। वह सभी को साबित करेगा कि वह उन भयंकर जानवरों को हरा देगा और निश्चित रूप से बाद में बॉस बनेगा। अचानक वांग चांग ने महसूस किया कि उसके पीछे से कुछ तेजी से गुजर गया। वह बिल्कुल निश्चित था। फिर उसने सोचना शुरू किया कि क्या वह कोई जानवर था। कुछ ही देर बाद एक भयंकर जानवर दिखाई दिया जो एक खरगोश की तरह आकार का था, लेकिन बहुत भयानक और बड़ा दिखता था। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने घोषणा की कि नए खिलाड़ी वांग चांग को स्तर 1 के भयंकर जानवर ब्लड फैंग खरगोश ने मार दिया। सिस्टम ने चेतावनी दी कि स्तर 1 के एक भयंकर जानवर की लड़ाकू क्षमता को 3 सितारे मिले हैं। स्तर 2 के एक भयंकर जानवर की लड़ाकू क्षमता को 4 सितारे मिले हैं। स्तर 3 के एक भयंकर जानवर की लड़ाकू क्षमता को 5 सितारे मिले हैं और इसी तरह। वांग चोंग की मृत्यु ने सभी को घबराने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि डी रैंक के सबसे मजबूत व्यक्ति की भी आसानी से मौत हो सकती थी। तो उनकी क्या बात। वे भ्रमित महसूस करने लगे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। सिस्टम ने चेतावनी दी कि युद्ध क्षमताओं का मूल्यांकन 4 गुणों के आधार पर किया जाता है, लेकिन प्रतिभा शामिल नहीं थी। आरंभिक गांव की सुरक्षा ढाल उग्र जानवरों को अंदर आने से रोक सकती थी, लेकिन जब आरंभिक सुरक्षा अवधि समाप्त हो गई तो वे सभी राक्षस अंदर आ सकते थे। किनफेंग ने यह सुनकर सोचा कि अगर वांग क्यांग को सबसे कमजोर स्तर 1 के भयानक राक्षस द्वारा सिर्फ 5 मिनट बाद मार दिया गया तो इस दुनिया में जीवित रहने की कठिनाई उनकी कल्पना से अधिक होगी। लोगों को प्रारंभिक गांव में छिपने से रोकने के लिए उन्होंने यह याद दिलाया कि सुरक्षा कवच हटा दिया जाएगा। तो इतनी सारी सूचनाओं के बाद ऐसा नहीं था कि परीक्षण को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि लोग पास नहीं कर सकें। किनफेंग के अनुसार जरूर कोई रास्ता होगा। अगर इंसानों से मुकाबला करते समय राक्षसों की लड़ाकू क्षमता 3 सितारे होती और 4 सितारे होती तो आखिर में कौन जीतता। एक व्यक्ति ने कहा कि वे वहां बैठकर मरने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, उन्हें जाना ही होगा।
उन्हें राक्षसों को मारना और स्तर बढ़ाना था, अन्यथा मौत उनका इंतजार कर रही थी। अन्य लोगों ने कहा कि वे अभी भी युवा हैं और वे वहां मरना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने सहयोग करने के बारे में सोचा। उनके अनुसार जितने अधिक सदस्य होंगे वे उतने ही मजबूत होंगे। सहयोग उनकी ताकत थी। वे उन राक्षसों को हरा सकते थे और मिशन को जल्द से जल्द पूरा कर सकते थे। जो कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार था उसे अपने विशेषताएं और प्रतिभा क्षमताएं दिखानी होती थीं। यह उन्हें बेहतर सहयोग करने में मदद करने के लिए था। फिर सभी ने अपनी रैंक और क्षमताओं के आधार पर समूह बनाए। फिर कोई किन फेंग के पास आया और कहा कि उन्होंने किन फेंग को अकेला देखा और उन्हें अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण देना चाहा। हालांकि चिंगफोंग ने जल्दी और आराम से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह सोचते थे कि सहयोग शायद सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन यह उनके लिए उपयुक्त नहीं था। उन्हें अपनी प्रतिभा क्षमताओं को छुपाना था जब तक वह मजबूत नहीं हो जाते। अंतिम टीम के प्रवेश किए हुए 15 मिनट से अधिक हो चुके थे। अब लगभग समय हो गया था और अब उन्हें भी पोर्टल में प्रवेश करना था। किन फेंग पहले ही शुरुआती गांव छोड़ चुके थे और उस समय खुद को जंगल में पाया। वह अपने चारों ओर देखते हुए जंगल के माध्यम से आगे बढ़ा। जब किन फेंग जंगल से गुजरा तो उसे हल्का सा अजीब अनुभव हुआ, जैसे कोई डायनासोर उसके सामने कूद सकता है। तब उसे हवा में एक अप्रिय गंध का एहसास हुआ, एक गंध जो खून जैसी थी। चलते हुए किन फेंग ने वांग चियांग का शरीर जमीन पर पड़ा देखा। उसके मुंह से खून और लार बह रही थी। किन फेंग जानता था कि वांग चियांग अपनी जल्दबाजी प्रवृत्ति के कारण मरा था। आखिरकार यह इसलिए था क्योंकि वह अचानक दुनिया में हत्या करने के लिए प्रकट हुआ। वांग चियांग के शव को देखने के बाद इस युवा आदमी ने अंततः समझा कि वह किसी भी क्षण मर सकता है। बचने के लिए उसे सतर्क और मजबूत बने रहना था। शक्ति के बारे में सोचते हुए किन फेंग ने कुछ ऐसा याद किया जिसे उसने खुद ही सोचा था। अगर उसका सोचना सही था तो उसे कुछ देखना और सुनिश्चित करना था। किन फेंग ने वांग चोंग के शरीर को छूना शुरू किया और अपनी प्रतिभा का उपयोग करके उसे निकाल लिया और यह काम कर गया। किन फेंग ने आसानी से एक रैंक डी प्रतिभा बर्सर्क पावर प्राप्त कर ली। किन फेंग को इस पर मुश्किल से विश्वास हो रहा था क्योंकि उसने सफलतापूर्वक किसी और की प्रतिभा को निकाल लिया था। हालांकि सिस्टम ने कहा था कि असीमित निष्कर्षण किसी भी लक्ष्य से निष्कर्षण कर सकता है, इसके अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते हैं। उसे प्राप्त हुई बर्सर्क शक्ति एक ताकत की प्रतिभा उपयोग करने पर 3 गुना हो सकती थी। किन फेंग की प्रारंभिक ताकत 8 की थी, जो निष्कर्षण शक्ति का उपयोग करते समय 24 तक बढ़ गई। एक साधारण वयस्क से कहीं अधिक मजबूत। इसे समझने पर उसे एहसास हुआ कि एक एसएसएस रैंक की प्रतिभा की क्षमता का उपयोग वास्तव में इसी तरह किया जाता है। किन फेंग को बस पर्याप्त समय चाहिए था, फिर वह सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों या दसियों हजारों क्षमताओं को प्राप्त कर सकता था। उन सभी प्रतिभाओं के साथ वह दुनिया का सबसे मजबूत बन सकता था। किन फेंग को लगा कि मजबूत बनना सुखद था। फिर किन फेंग ने कहा कि वांग चियांग मजबूत था, लेकिन उसकी गति, रक्षा और सब कुछ सामान्य या सिर्फ साधारण था, खासकर उसके उतावले स्वभाव के कारण। ऐसी परिस्थितियों में भयंकर जानवरों को चुनौती देने की हिम्मत करके वांग चियांग सच में अपनी कब्र खोद रहा था। किन फेंग ने वांग चियांग की तलवार ली और अपनी प्रतिभा का उपयोग करके उसे निकाल लिया। उसे लगा कि बहुत से लोगों के लिए सहयोग से एक दूसरे की मदद होगी, कमजोरियां इतनी स्पष्ट नहीं होंगी और शायद इसके साथ वे हत्या की दुनिया में बच सकते हैं। हालांकि चिनफोंग को इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह युवा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा था कि अंतहीन निष्कर्षण के साथ उसके पास कोई कमजोरी नहीं होगी। फिर चिनफोंग ने उस ब्लडफैंग खरगोश का शरीर देखा जिसे मार दिया गया था। यह वही भयंकर जानवर था जिसने वांग चियांग को मारा था। चिनफोंग को उसके घाव से यकीन हो गया कि ऐसा लगा कि इस राक्षस को लोगों ने घेर कर मारा है। चिनफोंग ने सफलतापूर्वक इस राक्षस को निष्कर्षित किया और 2 शक्ति विशेषताएं प्राप्त की। हालांकि चिनफंग को विश्वास था कि वह अभी भी गुण अंक निकाल सकते हैं। 2 शक्ति गुण जोड़ते हुए उनकी मूल शक्ति एक सामान्य वयस्क की तरह थी। जब वह बरसरकर शक्ति गुण का उपयोग करते तो उनकी शक्ति 30 हो जाती। अगर वह उस भयानक जानवर को निकालते तो उनकी शक्ति वांग चियांग की तरह हो जाती। चिनफंग ने पूछा कि क्या वह उस भयानक जानवर की लाश को बार बार निकाल सकते हैं। हालांकि वह अचानक इसे निकालने में असफल रहा। प्रणाली ने चेतावनी दी कि लक्षित स्तर 20 और नीचे को केवल एक बार ही निकाला जा सकता है, उसके बाद वे तुरंत अपनी सीमा तक पहुंच जाएंगे। किनफेंग को एहसास हुआ कि जिस तलवार को उसने अभी हासिल किया था उसमें भी निष्कर्षण की सीमाएं थीं। उसने सोचा कि यह कोई बात नहीं है, उसे बस एक नई लाश ढूंढनी होगी, वह इसे फिर से निकाल सकता है। किनफेंग फिर आगे बढ़ गया, ये विश्वास रखते हुए कि टीम पर्याप्त क्रूर राक्षसों को मार डालेगी। यदि किनफेंग उनके रास्ते का अनुसरण करता है तो वह अधिक लोगों के साथ अधिक लाशों को मार सकता है, जिससे क्रूर राक्षसों को घेरने और मारने में आसानी होगी। वह उस रास्ते पर अधिक शव पा सकता था। किनफेंग ने फिर उनके पदचिह्नों का अनुसरण किया। वहां बहुत सारे पदचिह्न थे। अचानक प्रणाली से सूचना मिली कि लियू को स्तर 1 के रोडेंट चूहे ने मार दिया। किनफेंग इस सूचना को सुनकर चौंक गए, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति थे जो एक राक्षस द्वारा मारे गए थे, भले ही वे एक टीम के रूप में साथ काम कर रहे थे। जब किनफेंग ने पहले वांग चोंग के शव को निकाला तो उन्होंने एक प्रतिभा प्राप्त की, लेकिन जब उन्होंने स्तर 1 के ब्लडफैंग खरगोश को निकाला तो उन्हें केवल शक्ति विशेषताएं मिली। मनुष्य और भयंकर जानवर अलग थे। स्तर 1 के भयंकर जानवरों का स्तर कम था, उनके पास कोई प्रतिभा नहीं थी
और केवल मजबूत शरीर थे, इसलिए वे केवल गुणांक बिंदु निकाल सकते थे। अगर उस व्यक्ति का ऐसा करते हुए वह लियू की लाश खोजने का प्रयास करेगा, शायद इस तरह से उसे एक और मूल्यवान प्रतिभा मिल सकती है। फिर छिपा हुआ वह आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि टीम लियू ने कौन सा रास्ता अपनाया था। हालांकि उसकी सोच के आधार पर कुछ लोगों के साथ दुर्घटनाएं होने की संभावना अधिक थी, टीम लियू ने शायद एक संकीर्ण रास्ता चुना। फिर किन फेंग ने आसपास के क्षेत्र की निगरानी की ताकि कोई अप्रत्याशित घटना हो। प्रणाली फिर से सामने आई और सूचित किया कि एक और नया व्यक्ति लेवल 1 के रोडेंट चूहे, जिसका नाम जोजेंग था, द्वारा मारा गया था। दोनों को एक ही राक्षस ने मारा था, जिसका मतलब यह था कि उन्हें भी एक ही स्थान पर मारा गया हो सकता है। जिस खतरनाक स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ा वह किन फेंग की अपेक्षा से कहीं अधिक भयावह लग रही थी। कभी कभी भले ही वे एक से अधिक व्यक्तियों के समूह में होते, टीम इसे संभाल नहीं पाती थी। किन फेंक ने सोचना शुरू किया कि क्या उसे जारी रखना चाहिए। किन फेंक ने एक गंध पकड़ी और पेड़ से उतरने लगा। एक ऐसी दुनिया में जहां लोगों को जीवित रहने के लिए अपनी जान की जरूरत थी, एक बार इंसान कमजोर हो जाता तो वह केवल शिकार था जिसे शिकार किया जाना था, असहाय और प्रतिरोध करने में असमर्थ। यदि चिन फेंग जीवित रहना चाहते थे तो उन्हें समझना होगा कि उच्च जोखिम उच्च पुरस्कार लाएंगे। जमीन पर उतरने के बाद किन फेंग तुरंत सड़कों के साथ दौड़ा। घने झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए वह उनके नीचे छिपने के लिए बैठ गया, नजर रखते हुए और यह सोचते हुए कि यह एक खतरनाक दुनिया है। अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह मर जाएगा। वह जिस जगह जा रहा था वह बहुत खतरनाक महसूस हो रहा था और उसे सतर्क रहना था। फिर चिन फेंक ने कहीं से आ रही खून की तेज दुर्गंध पकड़ी। जब उसने झाड़ियों के पीछे से देखा तो वह 2 शवों को वहां पड़े देख सकता था। वे जो चेंग एंड लियू थे। यह युवक निश्चित था कि चूहे जैसे कृंतक आसपास हो सकते हैं, स्तर 1 के भयंकर जानवर जिनकी युद्ध क्षमता 3 सितारा रैंक की है, जबकि किन फेंग केवल 1 सितारा है। इसलिए किन फेंग उस राक्षस के लिए कोई मुकाबला नहीं है। किन फेंग उस वास्तविकता के बारे में सोचकर चिंतित हो गया। फिर किन फेंग ने कुछ देखा जिसने उसे और अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। किन फेंग जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सका। वहां रक्त के बीच एक बेबस स्तर 1 का रोडेंट चूहा पड़ा था। यह देखते हुए कि जिसमें 3 स्टार लड़ाई क्षमता वाला स्तर 1 जानवर भी उसे हरा सकता था, जो उस समय मात्र 1 स्टार था, सामान्य परिस्थितियों में वह ऐसी प्राणी के लिए मुकाबले का नहीं था। हालांकि कृंतक चूहे के दांत गायब हो गए थे और वह भी गंभीर रूप से घायल दिखाई दे रहा था। चिन फेंक ने सोचा कि अब उसे मारना आसान हो सकता है। इस प्रकार उसने अपनी तलवार को घुमाया और सावधानी से उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह प्राणी के करीब पहुंचा, वह बड़ा चूहा अचानक जीवित हो उठा और उस पर झपट पड़ा, लगभग उसे अपने हमले से मार दिया, जिसके कारण उसके हाथ से एक तलवार छूट गई। फिर भी किन फेंक के लिए एक जीव सिर्फ एक जीव था जिसमें बुद्धिमत्ता नहीं थी। उसने अपनी तलवार पर अपनी प्रतिभा की परत चढ़ाई और हवा में ही उसे राक्षस के शरीर में तेजी से घोंप दिया। राक्षस तुरंत मर गया। किन फेंक नीचे उतरा और उसने तलवार को जीव के शरीर में और गहरा ढंसाया। चूहे ने चीख मारी, जिससे किन फेंक ने उसके चेहरे पर जोर से वार किया जब तक कि वह पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं हो गया। चिन फेंक को एहसास हुआ कि उसके चुपके से किए गए हमले ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जो यह संकेत देता है कि ऐसे भयंकर जानवरों को कम आंकने का खतरा कितना बड़ा है। उसने भविष्य में अधिक सावधान रहने का निश्चय किया। लेवल 1 के रोडेंट राइट को सफलतापूर्वक मारने के बाद सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसे 30 ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। फिर चूहा क्रोध का शरीर वाष्पीकृत होकर चिन फेंक के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका थका हुआ शरीर शुद्ध और साफ हो रहा हो। इसके बाद चिन फेंग ने सिस्टम में जानकारी बोर्ड देखा, जिसमें दिखाया गया कि उसका स्तर 10 से बढ़कर 130 हो गया है। किन फेंग के लिए यह बुरा आरंभ नहीं था। फिर उसने रोडेंट रैट के शरीर से 2 फुर्ती गुण निकाले, जिससे उसकी फुर्ती 11 हो गई और उसकी लड़ाई क्षमता फिर से बढ़ गई। हालांकि स्तर 1 की भयानक पशु से गुण निकालने से सीमित लाभ मिला, फिर भी वह अधिक मजबूत हो गया। अब किन फेंक को उत्सुकता थी कि स्तर 2 की भयानक पशु से गुण निकालने पर उसे क्या मिलेगा। अब किन फेंक के लिए अपनी शुरुआती यात्रा जारी रखने का समय आ गया था। उसने रैंक एफ की एक प्रतिभा भी सफलतापूर्वक निकाली, जो कि एक गंध संवर्धन थी। हालांकि यह सबसे निम्न रैंक की प्रतिभा थी। यह 6 इंद्रियों में से एक उसकी सूंघने की क्षमता को बढ़ा रही थी। प्रणाली ने समझाया कि गंध संवर्धन एक दुर्लभ प्रतिभा थी, जो सक्रिय होने पर घ्राण इंद्रियों को 10 गुना बढ़ा देती थी। किन फेंग जानता था कि यह प्रतिभा कमजोर व्यक्तियों के लिए बेकार हो सकती है, लेकिन उसके लिए लाभदायक है, विशेष रूप से विशाल वन में जहां लाशें ढूंढना कठिन होता है। अपनी बढ़ी हुई घ्राण शक्ति से किन फेंग उग्र जानवरों की गंध पहचान सकता था और पहले से ही उनसे बच सकता था। उसे लगा कि उसने यह प्रतिभा सही समय पर प्राप्त की है। फिर उसने जो चेंग की चादर ली और अपनी तलवार उसमें रख दी। किन फेंग को विश्वास था कि परीक्षा के शुरू हुए 1 घंटे से अब तक उसकी शक्ति और चपलता ने एक पर्याप्त उच्च स्तर प्राप्त कर लिया था। जो 3 क्षमताएं उसे प्राप्त हुई थीं, उनकी वजह से उसकी लड़ाकू क्षमता 2 सितारे तक पहुंच गई थी, शायद 2 सितारों की सीमा के करीब भी।
हालांकि चूंकि उनके पास केवल 4 गुण थे, इसने केवल यह दर्शाया कि उनकी लड़ने की क्षमता 1 स्टार पर थी। किन फेंग समझ गए थे कि लड़ाई की क्षमता की रैंकिंग मात्र एक संदर्भ है और उस पर ज्यादा निर्भर नहीं किया जा सकता। किन फेंग ने अपनी नई प्रतिभा सुगंध संवर्धक का उपयोग करके अपनी यात्रा जारी रखने का इरादा किया। अपने नए कौशल के साथ वह अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि सबसे छोटे परिवर्तन भी समझ सकता था। हवा में और गंधों की पहचान करते हुए उसने खून की गंध को 10 गुना अधिक गहराई से महसूस किया, जिससे उसे लगभग मतली आ गई। किन फेंग ने खुद को शांत करने, आराम करने और तेज गंध को अलग अलग प्रकार की गंधों के बीच अंतर करते हुए ताजगी और मिट्टी की गंध, सुगंधित फूलों की गंध और कुछ अशुभ के आने की गंध को पहचानने की कोशिश की। इस बीच एक साथ काम कर रहे लोगों का एक समूह एक भयंकर चूहे का पीछा कर रहा था। वे फुर्तीले थे, एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, लेकिन योजना बनाने वाले लोगों ने उस दैत्य को मारने की कोशिश की जब तक कि वे उसे घेर कर मार नहीं डाला। सिस्टम ने घोषणा की कि उन्होंने स्तर 1 के भयंकर कृंतक चूहे को मार दिया और उनमें से प्रत्येक को 30 अनुभव अंक मिले। उनमें से एक ने अपनी बदकिस्मती के बारे में शिकायत की। 2 भयंकर कृंतक चूहों का सामना करना पड़ा, जो लगभग उनके निधन का कारण बन गया। दूसरे ने बताया कि सभी घायल हो गए थे और ली यू और जोउ चेंग पहले ही मर चुके थे। अगर वह बॉस कहलाने वाले यिंग मिंग नहीं होते, जिन्होंने उन्हें पीछे हटने दिया, फिर राक्षस को वहां लाने और अंततः घात लगाकर मारने की योजना बनाई, तो वे सभी शायद मर गए होते। किसी और ने उन्हें फिर से इसका जिक्र न करने और जितनी जल्दी हो सके गंभीर रूप से घायल हिंसक चूहे को मारने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। वे नहीं चाहते थे कि कोई और उसे मारे, क्योंकि इसका लाभ उन्हें मिलेगा। इस बीच किंग फेंग, जो उन्हें देख रहा था, यह समझ गया कि जिन लोगों का उन्होंने जिक्र किया था वे शायद वही थे जिनसे वह पहले मिला था, और जिस खूंखार चूहे को वे मारना चाहते थे वह वही था जिसे उसने पहले ही मार डाला था। किन फेंग ने टकराव से बचने के लिए वहां से जाने का फैसला किया। अपनी प्रतिभा स्पीड एनहेंस का उपयोग करके किन फेंग तेजी से दौड़ा। माफी मांगते हुए उसने समझा कि ऐसे निर्मम दुनिया में दयालुता केवल जीवन की कीमत होती है। किन फेंग ने सभी संसाधनों को इकट्ठा करने का संकल्प लिया ताकि वह जीवित रह सके। बाद में चिन फेंग ने महसूस किया कि पिछले 3 घंटों में हर कोई भयंकर चूहे को मारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उसे शुरुआती घास के मैदान की पूरी स्थिति समझ में आ गई। शुरुआती घास के मैदान में 5 प्रकार के स्तर 1 के भयंकर जानवर थे। भयंकर कृंतक चूहा, भयंकर रक्तदंत खरगोश, भयंकर घास का मैदान ग्रे भेड़िया, उन्मत्त जंगली सुअर और विषैले लाल सांप। और उस समय वह उन्मत्त जंगली सुअर का निरीक्षण कर रहा था जिसे उसने पहले ही निकाल लिया था। हालांकि पता चला कि निकर्षण सीमा विफल हो गई, क्योंकि इसने अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गई थी। उसने पहले ही 3 बार उसी प्रकार के स्तर 1 की भयावह जानवरों का निकर्षण किया था। किन फेंग शुरू में इससे हैरान था, लेकिन फिर वह समझ गया और अंततः उसे जहरीले लाल सांप की तलाश करनी पड़ी, क्योंकि अन्य को पहले ही 3 बार निकाला जा चुका था। अन्य लड़ाकुओं को निकालते समय किन फेंग ने कहा कि अब तक 7 मौत की सूचनाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन जो शरीर मिले वे बहुत कम थे। जंगली जानवरों के गुणों के विपरीत मानव प्रतिभा प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। किन फेंग ने सफलतापूर्वक ई रैंक विजन एनहांस को निकाला। उसके सिस्टम बोर्ड पर उसकी लड़ाई की क्षमता आखिरकार 2 सितारों तक पहुंच गई। अब ऐसा लगता है कि वह अकेले एक उग्र जानवर स्तर 1 को चुनौती दे सकता है। फिर चिन फोंग को एक गंध मिली जो जहरीले लाल सांप से आ रही थी। उसे इससे खुशी हुई। पूरी गति से वह राक्षस की ओर दौड़ा। हालांकि दौड़ते समय उसे लगा कि वहां एक और गंध भी थी। उसने फिर सोचा कि क्या यह किसी फूल या उसके फल की गंध थी। राक्षस के पास पहुंचकर चिन फोंग एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा, क्योंकि गंध वहीं से आ रही थी, जबकि पहले जो उसने सूंघी थी वह पास के फूल की थी। ऐसा लग रहा था कि जहरीला लाल सांप उस फूल की रखवाली कर रहा था। ऐसी सुगंध के साथ और एक भयंकर जानवर उसकी रक्षा कर रहा था। वह फूल साधारण नहीं था। जहरीला लाल सांप घास के मैदान में सबसे मजबूत स्तर 1 का भयंकर जानवर है, जो एकमात्र मस्तिष्क गुण प्रदान करता है। और ऐसा लग रहा था कि यह उसका भाग्यशाली दिन था। जब जहरीले लाल सांप ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया, तब किन फेंग ने अपनी तलवार निकालने की तैयारी की। फिर वह तेजी से मुड़ते हुए जहरीला लाल सांप किन फेंग की ओर झपटा, लेकिन वह बचने में कामयाब रहा। दुर्भाग्यवश जहां किन फेंग छिपा हुआ था, वह पेड़ उस हमले के कारण नष्ट हो गया। हालांकि किन फेंग को ऐसा लगा कि सांप की गति काफी धीमी हो गई है। उसे नहीं पता था क्या हुआ, या शायद क्या सांप ने अभी अपना शिकार खाया था और क्या वह पाचन प्रक्रिया से गुजर रहा था, क्या इसलिए उसकी गति धीमी हो गई थी। किन फेंग को इसकी परवाह नहीं थी। फिर उसने जहरीले लाल सांप को खत्म करने के लिए हमला शुरू किया। ऊपर से चिन फेंग ने सांप के शरीर पर हमला करने की कोशिश की। जब उसने मारा तो उसे मुश्किल लगी, क्योंकि सांप की चमड़ी बहुत सख्त थी। जहरीले लाल सांप ने अपना शरीर हिलाया, फिर चिन फेंग के शरीर को जोर से जमीन पर पटक दिया। जहरीले लाल सांप ने चीखा, जिससे चिन फेंग ने अपने कान ढक लिए। फिर उसने अपनी बरसर्क ताकत के कौशल का उपयोग किया और अपनी तलवार से सांप के मुंह की छत को छेद दिया। सांप दर्द में तड़प उठा, लेकिन इससे तलवार और किन फेंग का शरीर हवा में उठ गया। किन फेंग अपनी तलवार और सांप के दांतों के बीच लटक गया।
फिर अत्यधिक गति के साथ करेन फेंग ने आसानी से सांप के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। अब करेन फेंग की शक्ति 40 पर थी। अब उसे बस एक और स्तर 1 का खूंखार जानवर मारना था, फिर वह स्तर 2 पर पहुंच सकता था। अगर जहरीले लाल सांप का पेट भरा हुआ नहीं होता और उसकी हरकतें धीमी नहीं होती तो करेन फेंग शायद सांप को आसानी से नहीं मार पाता। फिर उसने यह देखने के लिए सांप के पेट को चीर दिया कि अंदर क्या था। ये उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जहरीले लाल सांप ने अभी अभी एक मानव को खा लिया था। किंग फेंग था। उसने सोचा, इस क्रूर दुनिया में हर किसी के पास मरने का मौका है, अंतर केवल उनके मरने के तरीके में है। ताकतवर जीवित रहते हैं और कमजोर मर जाते हैं, यही इस दुनिया का नियम है। फिर वह उस आंख के पास गया जो उसने पहले विषैली लाल सांप से निकाली थी। ये दूसरी बार था जब उसने टैलेंट रैंक F प्राप्त की। 2 टैलेंट स्वचालित रूप से मिल गए। दृष्टि टैलेंट रैंक E तक उन्नत हो गया। उसे पहले से 20 गुना तेज दृष्टि मिली। उसने सफलतापूर्वक विश्लेषण आंख के साथ विकास किया था। कौशल को सक्रिय करके वह विभिन्न कोणों से विवरण देख सकता था। सिस्टम सूचना सुनने के बाद चिंग फेंग ने कहा कि ऐसा लगता है कि अगर वह इसी तरह की और प्रतिभाएं पाता है तो उसके पास पहले से निकाली गई प्रतिभा को विकसित करने का मौका हो सकता है। इसके अलावा प्रतिभा कौशल जागृत होने की संभावना बढ़ गई। विश्लेषण आंख पहला कौशल था जो सफलतापूर्वक विकसित हुआ। अप्रत्याशित रूप से आंख ने आध्यात्मिक फल का विवरण विश्लेषित किया, फिल्मों में उन्नत स्कैनिंग उपकरणों की तरह। इस कौशल के साथ किन फेंग कई अज्ञात चीजों को समझ सकते थे, महसूस करते हुए कि यह भविष्य में फायदेमंद होगा जब उन्हें मौजूदा संसाधन इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी। किन फेंग ने पहले देखे गए आत्मा के फूल को देखा, उसके पास गए और उसके ऊपर के फल को ले लिया। थोड़ी देर बाद किन फेंग ने इसे खा लिया, भाग्यशाली महसूस करते हुए कि वही थे जो उस फल को पा सके। इसे खाने के बाद किंग फेंग को अपने पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस हुई। सिस्टम ने कहा कि उसने लाल फाइटन फल का सेवन किया था, जिससे उसे 8 शारीरिक गुण प्राप्त हुए और उसकी जहर प्रतिरोधकता में 100% की वृद्धि हुई। किंग फेंग ने कहा, क्या यह फल 4 भयंकर जानवरों के शरीर को निकालने के बराबर नहीं था? लाल फाइटन फल अद्भुत था। यह अफसोस की बात थी कि केवल एक ही था। वह यह भी जानना चाहता था कि क्या आत्मा घास का कोई और उपयोग था। अपनी आंख से उसने लाल फाइटन फूल के विवरण की जांच की। यह एक प्रकार की आत्मा घास थी जो पृथ्वी से दिव्य सार ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम थी। यह प्रतिवर्ष एक पत्ता बढ़ता था, 7 वर्ष में फल देता था, जिसे रेड पाइथन फल कहा जाता था, और फल की कटाई के बाद इसकी पत्तियां मुरझा जाती थीं, जो कुछ दिनों बाद अपना मूल्य खो देती थीं। यह जानकर किन फेंग को इसे फेंकना अजीब लगा, इसलिए उसने फूल को निकाला और इससे स्पिरिट ग्रास का रस प्राप्त किया। इसे खाकर वह एक साथ 2 गुण प्राप्त कर सकता था। चिनफोंग ने समझा कि लाल फाइटन फल उगाने में सक्षम कुछ भी बेकार नहीं हो सकता। यह उग्र जानवरों के शरीर के बराबर था। जहरीले लाल सांप को खाने के बाद उसकी कॉम्बो क्षमता 2 सितारा सीमा तक पहुंच गई थी। ये देखकर चिनफोंग हैरान हो गया। उसकी कॉम्बो क्षमता इतनी जल्दी 2 सितारा सीमा तक पहुंच गई। अगर वह 4 और कौशल जोड़ता तो वह 3 से 4 स्तर 1 के उग्र जानवरों का अकेले सामना कर सकता था। किन फेंग ने तय किया कि अंतिम जहरीले लाल सांपों को निकालने के बाद वह शुरुआती घास के मैदान को छोड़ देगा। वह एक ऐसी जगह जाएगा जहां नए भयंकर जानवर होंगे और काफी मजबूत बनेगा, क्योंकि वह उस दुनिया में सबसे मजबूत बनना चाहता था। हालांकि उसे पता नहीं था, कुछ पत्थर काफी जोर से उसकी ओर लुढ़क रहे थे। किन फेंग ने बड़े पत्थरों से आसानी से बचने के लिए छलांग लगाई। किन फेंग को पक्का यकीन हो गया कि कोई उसे गुप्त रूप से हमला कर रहा है। उसने बचकर एक पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखा। शुरू में चिंगफोंग को लगा कि यह एक इंसान था, लेकिन वह एक भयंकर जानवर की गंध निकला। यह एक जहरीला लाल सांप था, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने इसे पहले कभी नहीं पाया। इसका कारण यह था कि पहले सांप के खून ने अन्य सांपों की गंध को रोक दिया था, और यह प्राणी तब आया जब उसे इसकी जरूरत थी। प्रतिभाओं के एक समूह ने एक साथ जहरीले लाल सांप पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वे सांप की तेज चाल से अभिभूत लग रहे थे, जिससे उनके लिए सटीकता से हमला करना कठिन हो गया। फिर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से राक्षस पर हमला किया। क्यूई, किन फेंग ने दूरी से देखते हुए कहा कि उसने वहां उनमें से एक से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। अगर किन फेंग को ठीक से याद है तो समूह में से एक व्यक्ति लेईजू था, एक रैंक डी प्रतिभा जिसकी विद्युत नियंत्रण क्षमता थी। 17 शुरुआत करने वाले गांवों में वांग कियांग की मृत्यु हो गई थी और केवल 16 बचे थे, और वह उनमें से एक था। जाने से पहले क्या उनकी टीम में 8 लोग नहीं थे, लेकिन अब केवल 6 बचे थे। ऐसा लग रहा था कि वे मर चुके थे। चिन फेंग जानता था कि लेईजुए मुख्य हमलावर था और बाकी 6 सहयोग के रूप में काम कर रहे थे। इस प्रकार जहरीला लाल सांप कमजोर हो गया था और जल्द या बाद में यह जीव मर जाएगा। चिन फेंग ने पहले कभी जीवित उग्र जानवरों पर एनालाइज आई का उपयोग नहीं किया था, इसलिए उसने यह देखने के लिए इसका उपयोग किया कि वहां क्या था। सूचना बोर्ड के अंदर यह कहा गया था कि क्रूर जानवर के कोई वस्तु गिराने की संभावना थी, लेकिन मौका बहुत कम था। संभावना बहुत कम थी। फिर किन फेंग ने सांप से आ रही एक चमकती हुई रोशनी देखी। उन्होंने उसे मार दिया था। हालांकि लेईजू की टीम के कुछ सदस्यों को लगा कि उनके अंक संतुलित नहीं हैं, लेकिन लेईजू को लगा कि यह उनके योगदान के अनुसार उचित है। पेड़ से नीचे उतरते हुए और यह सुनकर किन फेंग ने कहा कि यही तरीका था जिससे टीम ने ऊर्जा वितरित की, जो लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना अच्छा था।
क्योंकि एक जहरीले लाल सांप में 40 ऊर्जा अंक थे। यदि समान रूप से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को अधिक नहीं मिलेगा। दूर से किनफेंग देख सकता था कि लेईजू का शरीर चमकदार हरा था, जिससे पता चलता था कि उसने स्तर बढ़ा लिया है। उनकी टीम यह जानकर आश्चर्यचकित थी। उनके अनुसार यह काफी असाधारण था। यह पहली बार था जब किनफेंग ने स्तर 2 मानव को देखा था और विश्लेषणात्मक आंख से वह यह जानना चाहता था कि स्तर 2 और स्तर 1 में क्या अंतर है। देखने के बाद पता चला कि स्तर 2 और स्तर 1 के बीच का अंतर केवल 1 स्तर का था। उसे पता चला कि लेईजू की कॉम्बो क्षमता और उसकी रैंक डी प्रतिभा ने युद्ध क्षमता में लगभग 3 सितारे हासिल कर लिए होंगे। अगर लेईजू स्तर 1 की भयंकर जानवरों के खिलाफ अकेला मुकाबला करता तो उसके जीतने की संभावना 50% होती। हालांकि किनफेंग ने अभी तक स्तर 2 तक नहीं पहुंचा था। उसकी युद्ध क्षमता रैंक 2 तारा सीमा पर थी, जो 4 सितारों के बराबर थी। इसका मतलब था कि वह लेईजू को आसानी से हरा सकता था। इस बीच लेईजू की टीम के एक सदस्य ने कहा कि उन्हें बदला लेना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम का एक सदस्य अभी भी सांप के पेट में है। इस बात से अनजान फिर पूछा कि क्या हुआ। सदस्य ने समझाया कि अपनी खोज के दौरान उन्हें 2 जहरीले लाल सांपों का सामना करना पड़ा। शुरू में वे उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, इसलिए उन्होंने भागने का निर्णय लिया। हालांकि एक सदस्य धीमा था और इस प्रकार उसे सांप ने खा लिया। यह सुनकर उन्होंने अपने सदस्य के लिए बदला लेने की ठानी और अपना संगठन बनाए रखा। चू फेंक, जिसने दूर से सुना, अंततः समझ गया कि सांप के पेट के अंदर का व्यक्ति लेईजू के सदस्यों में से एक था। इसके बावजूद जिस सांप का उन्हें सामना करना था उसे पहले ही मार दिया गया था। लेईजू की टीम के एक सदस्य, एक तीरंदाज, ने पेड़ के पीछे किसी की आहट महसूस की और एक तीर चलाया, जो किनफेंग के सुंदर चेहरे के पास से गुजरा। यह उन्हें चौंका गया, क्योंकि वह लगभग तेज तीर से टकरा गए थे। लेईजू की टीम के एक और सदस्य ने किनफेंग से पेड़ के पीछे से बाहर आने को कहा। किनफेंग ने सोचा कि लेईजू की टीम की लड़की में बड़ी हुई सुनवाई की प्रतिभा है। हाथ उठाए हुए किनफेंग पेड़ के पीछे से बाहर आए, ये कहते हुए कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ एक राहगीर थे। हालांकि लड़की ने अनजाने में उसका नाम लिया, जबकि किनफेंग उसे नहीं जानते थे। लेईजू ने फिर पूछा कि क्या लड़की किनफेंग को जानती है, जिस पर उसने जवाब दिया कि वह उसे नहीं जानती, बस चैट चैनल में उसका अवतार देखा था। किनफेंग को आश्चर्य हुआ कि लड़की 1000 से अधिक लोगों की बातचीत के बीच कैसे याद रख सकती है। लियू यान, लड़की ने पूछा कि किनफेंग जंगल में अकेले क्यों थे, जानते हुए कि यह खतरनाक था। किनफेंग ने बिना जवाब दिए आह भरी, सोचते हुए कि क्या वे सिर्फ जा सकते हैं क्योंकि वह सांप को निकालना चाहते थे। लियू यान ने लेईजू से कहा कि किनफेंग को उनकी टीम में शामिल होने दें, क्योंकि उन्हें लगता था कि ज्यादा लोग होने से उनका जीवित बचने का मौका बढ़ जाएगा। लाइजू को इस पर शक था, लेकिन फिर उसने मानव युद्ध क्षमता और उग्र जानवरों के बीच विशाल अंतर को माना। सहयोग आवश्यक था। स्थिरता बनाए रखने के लिए उसे अपने साथ अधिक विश्वसनीय लोगों की आवश्यकता थी। आखिरकार लेईजू ने सहमति जताई, लेकिन किनफेंग से अपनी विशेषताएं और प्रतिभाएं दिखाने के लिए कहा। अगर वे अधिक खराब नहीं होंगी तो वह उसे शामिल करने की अनुमति देगा। लेईजू ने सोचा कि भले ही वह अपनी ताकत जल्दी बनाना चाहता था, फिर भी वह दूसरों को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था और उसे एक मजबूत छवि बनाए रखनी थी। लियू यान ने लेईजू के बयान को स्पष्ट करते हुए किनफेंग से अपने गठन को दिखाने के लिए कहा। उसने माना कि लेईजू के पास एक मजबूत स्तर 2 प्रतिभा है, इसलिए किनफेंग को उनके साथ शामिल होना भाग्यशाली होगा। एक अन्य सदस्य ने जोड़ा कि अगर किनफेंग लेईजू के साथ शामिल होता है तो उसकी जिंदगी अच्छी होगी। उनके मनाने के बावजूद किनफेंग ने मना कर दिया, अकेले ही चलना पसंद करते हुए। इसने उन्हें सबको हैरान कर दिया। बाद में किनफेंग चला गया। हालांकि लुयेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लेईजू ने उनसे किनफेंग को जाने देने को कहा। कुछ समय बाद लेईजू की टीम के सदस्य किनफेंग के उनकी टीम में शामिल न होने पर चर्चा करते रहे। हालांकि उनकी बातचीत रुक गई जब उन्होंने देखा कि एक विषैला लाल सांप टुकड़े टुकड़े हो गया है। साथ ही उनके सदस्यों में से एक मृत पाया गया। एक सदस्य ने अनुमान लगाया कि यह शायद लुशुआन की करतूत हो सकती है, उनकी प्रतिभा और शुरुआती गांव में उनकी उच्चतम रैंक को ध्यान में रखते हुए। हालांकि लुशुआन की टीम विपरीत दिशा में गई थी। फिर उन्होंने सांप से बहता हुआ खून पाया, जो संकेत देता था कि इसे लगभग 15 मिनट पहले मारा गया था। उन्होंने केवल एक सेट के पैरों के निशान देखे, जिससे लगा कि सांप को एक ही वार में मारा गया था। उसके मजबूत रक्षा के बावजूद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह जरूर किसी विशेषज्ञ ने किया होगा, संभवतः एक अकेला शिकारी। ये सुनकर लियू यान को छिन फेंक याद आया, क्योंकि विशेषताएं मेल खाती थीं, विशेष रूप से क्योंकि वह पहले यहाँ के आसपास था। अचानक सिस्टम ने घोषणा की कि किसी ने बिगिनर विलेज में स्तर 3 तक पहुंचकर शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है। लेईजून की टीम ने सूची में किनफेंग को देखा और उसके रैंकिंग पर फिर से विचार किया। उन्होंने सोचा कि क्या उन्होंने उसे कम आंका था। इस बीच चिनफेंग जानते थे कि वह 47वें स्थान पर थे। 4 से 5 घंटे बीत चुके थे और 8 लोग स्तर 2 तक पहुंच चुके थे। लुशुआन तेजी से स्तर 3 तक पहुंच चुके थे। चिनफेंग को लगा कि उन्हें भी इन्हें सिखाना चाहिए। शुरुआती घास के मैदान में स्तर 1 के क्रूर जानवरों का निष्कर्षण अपनी सीमा पर पहुंच गया था। अब शिकार के लिए जाने का समय था। फिर प्रणाली ने शुरुआती लोगों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। जो पहला स्तर 10 पर पहुंचेगा उसे एक स्वर्ण चेस्ट मिलेगा, दूसरा एक रजत चेस्ट और तीसरा एक कांस्य चेस्ट। किनफेंग ने इसे लाभकारी पाया। शीर्ष 100 लोगों के लेवल 10 पर पहुंचने पर वे परीक्षा समाप्त होने का इंतजार किए बिना एक चेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, जिसे उसने काफी फायदेमंद पाया। प्रणाली संकेत करती है कि चेस्ट निचली रैंक ब्लैक स्टील, कांस्य रैंक, चांदी रैंक, स्वर्ण रैंक, पर्पल डायमंड रैंक, ऐतिहासिक रैंक और मिथ रैंक को वितरित किए जाते हैं।
छाती की रैंक जितनी उच्च होगी पुरस्कार उतना अच्छा होगा और प्रतियोगिता का स्तर जल्द ही शुरू होगा। पहला छाती, जो कि गोल्ड छाती है, पुरस्कार है। चिनफेंग को विश्वास है कि वह इसे ले लेगा। वह तेजी से घास के मैदान में उड़ान भर रहा है। फिर चिनफेंग एक भेड़िए के राक्षस से लड़ता है। हालांकि भेड़िया काफी मजबूत निकलता है और उसे लगता है जैसे उसका सिर बहुत कठोर है, जैसे लोहे को काट रहा हो। यहाँ तक कि अपनी प्रतिभा कौशल का उपयोग करने के बाद भी इसे काटा नहीं जा सकता, तो वह प्राणी को कैसे मार सकता है। फिर भेड़िया राक्षस सोचता है कि अगर स्तर 1 का मानव उसकी क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करता है और फिर हमला करता है तो वह निश्चित रूप से उसे बाद में टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन स्तर 1 का मानव स्तर 3 के मानवों से इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है। उसके बाद भेड़िया राक्षस हमला करना शुरू करता है। चिनफेंग सोचते हैं कि शायद लोग अक्सर कहते हैं कि इतिहास का सिर कांसे का होता है और पीठ लोहे की, तो इसकी कमजोर जगह कमर और पेट होनी चाहिए, और उन्हें लगता है कि यह एक अच्छा मौका है। अंततः किंग फेंग आखिरकार राक्षस के पेट को पीछे तक छेदते हुए मारने में सफल हो जाता है और अंत में राक्षस पराजित होकर गिर जाता है। वह कहता है कि यह अब तक का सबसे शक्तिशाली राक्षस है जिससे वह मिला है। दुर्भाग्यवश वह राक्षस से अधिक मजबूत है और उसके बाद वह राक्षस को मारने में सफल हो जाता है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने एक सिल्वर बैक्ड वुल्फ को मार दिया है और 100 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। उसका स्तर भी बढ़कर 2 हो गया है। उसकी शक्ति विशेषता में 10 की वृद्धि हुई है। उसकी चपलता विशेषता में 10 की वृद्धि हुई है और उसने 5 विशेषताएं भी प्राप्त की हैं। चिनफेंग को कुछ अनोखा महसूस होता है जब वह स्तर बढ़ाते हैं। यह उसके भीतर से एक शक्ति निकलने जैसी होती है। उसके सभी घाव ठीक हो जाते हैं और उसकी मानसिक शक्ति भी बढ़ी हुई महसूस होती है। यह सच में चमत्कारी है। वह खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं, खासकर जब उन्हें एक चेस्ट भी मिला। चेस्ट पाने के बाद वह उम्मीद करता है कि उसे रैंक 2 का हथियार या उपकरण मिले। फिर इसे खोलते ही एक तेज रोशनी निकलती है जो उसकी आंखों को चौंधिया देती है। सिस्टम चिनफेंग को सूचित करता है कि उसे एक रैंक 2 हथियार मिला है, ब्लड ऑफ आवर तलवार जो टाइटेनियम अलॉय से बनी है। फिर भेड़िए के एक्सटेंशन रक्त और एक तेज तलवार के साथ मिलाई गई है जिसमें अतिरिक्त आक्रमण शक्ति है जो 100% जख्म फाड़ने में सक्षम है। चिनफेंग तलवार पुरस्कार के रूप में मिलने के बाद महसूस करता है कि यह बुरी नहीं है, यह काफी अच्छी है, क्योंकि यह वास्तव में एक अच्छी तलवार है। अब उसे उत्परिवर्तित भयानक जानवरों का सामना करते समय संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उसके बाद एक समूह भेड़िया राक्षस पास आता है। चिनफेंग को यकीन है कि पिछले भेड़िया राक्षस की मौत से पहले उसने अपनी पुकार के जरिए अपने समूह को वहां बुला लिया था। दुर्भाग्य से समय सही था। अब अपने नए ब्लड वुल्फ ऑफ वॉर तलवार की परीक्षा का समय है। भेड़िया राक्षस उस पर चोरी से हमला करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह चिनफेंग को प्रभावित नहीं करता। वह तेजी से लड़ता है और भेड़ियों को काटता है, खासकर जब स्तर 2 पर पहुंचने के बाद वह अपनी गति, शक्ति और शारीरिक संरचना को पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस कर सकता है। उस समय उसे एक ही बार में 5 भेड़ियों को मारने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है, जो वह स्तर 1 पर अपनी जान जोखिम में डालकर भी नहीं कर सकता था। चिनफेंग थोड़ा परेशान है क्योंकि उसने अभी तक इस जगह के रहस्यों की जांच नहीं की है। हालांकि यह उसे एक कठोर वास्तविकता बताता है। यह वास्तव में असली दुनिया है, लेकिन फिर भी वह इस क्रूर दुनिया में जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत बनने और अपने दुनिया में लौटने का रास्ता खोजने के लिए स्तर बढ़ाता रहेगा। इस बीच लेजू की टीम का सदस्य उसे रक्तदांत वाले खरगोश को मारने के लिए प्रशंसा करता है। वे इसे असाधारण मानते हैं, भले ही यह सिर्फ एक चाटना है। फिर प्रणाली घोषणा करती है कि किंग फेंग, एक शुरुआती, ने स्तर 1 का उत्परिवर्तित हिंसक जानवर मारा है, पहला खून खत्म कर लिया है और एक प्रतिष्ठा बिंदु प्राप्त किया है। प्रतिष्ठा अंक बहुत मूल्यवान होते हैं क्योंकि कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने से भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है। केवल स्तर 1 परिवर्तित जानवर के खिलाफ पहले खून को प्राप्त करने से ही कोई प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर लेजू की टीम के सदस्य महसूस करते हैं कि यह काफी अच्छा है, क्योंकि चिनफेंग अकेले एक म्यूटेटेड जानवर को मारने में सफल रहे, भले ही वह 47वें स्थान पर हैं और अकेले एक म्यूटेटेड भयानक जानवर को मारने में सक्षम नहीं लगते। क्या उसने अंतिम प्रहार करके मार गिराया है? लेजू सोचते हैं कि अकेले एक उत्परिवर्तित हिंसक जानवर का सामना करना खतरनाक है और वे आशा करते हैं कि चिनफेंग को चोट न लगे। अन्य सदस्य कहते हैं कि शायद स्तर 1 उत्परिवर्तित हिंसक जानवर बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, वह बस किस्मत वाला है। अन्य सहमत होते हैं क्योंकि यदि उनका बॉस स्तर 1 उत्परिवर्तित हिंसक जानवर से मुकाबला करता है तो वह भी उसे मार सकता है। फिर सिस्टम फिर से सूचित करता है कि स्तर 1 और 2 के लोग उत्परिवर्तित भयंकर जानवरों द्वारा मारे गए। लेजू यह सुनकर विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसे क्या बताया गया है। उत्परिवर्तित हिंसक जानवर बहुत मजबूत हो जाएंगे और यहाँ तक कि स्तर 2 के इंसान भी उनके सामने कमजोर लगेंगे। लेजू सोचता है कि वह अभी भी घमंडी था, क्योंकि उसने सोचा था कि वह अपने नंगे हाथों से स्तर 1 के हिंसक जानवर को मार सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो अकेले ही एक परिवर्तित हिंसक जानवर को मार सके। वह बहुत घमंडी था। फिर सिस्टम बोर्ड ने घोषणा की कि चिनफेंग की रैंकिंग में भारी वृद्धि हुई है, जो पहले नंबर 47 थी, अब स्तर 2 पर स्थान 5 पर पहुंच गई है। लेजुन की टीम के सदस्य इस पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने इस पर सवाल उठाया और यहाँ तक कि शक किया कि शायद चिनफेंग ने EXP बढ़ाने वाली गोलियों का उपयोग किया हो। उनकी अविश्वसनीय गति को देखकर लेजुन ने फिर उन सभी को उग्र जानवरों का शिकार जारी रखने का आग्रह किया, क्योंकि वे चिनफेंग से पीछे नहीं रह सकते थे। उधर चिनफेंग इस विकास से बेहद खुश महसूस कर रहा था। उसने थोड़े समय में कई खूंखार जानवरों को मार दिया था।
फिर एक संदेश सिस्टम बोर्ड पर दिखाई दिया जिसमें सहायता का अनुरोध किया गया था क्योंकि उन पर भयानक जानवरों ने हमला किया था और उनके बॉस पहले ही मर चुके थे। उनकी टीम विनाश के कगार पर थी और अगर उसकी प्रतिभा की गति न होती तो वह भी निश्चित रूप से मर जाता। जिन प्राणियों ने उन पर हमला किया था वे स्तर 2 के भयावह जानवर थे। वे दक्षिण में स्थित थे, शुरुआती गांव से 45 किलोमीटर दूर, और वे ही अकेले बचे थे। इसे पढ़ने के बाद किन फेंक ने कहा कि अगर वह शुरुआती गांव के दक्षिण पश्चिम दिशा में है और पूरी गति से पूर्व की ओर दौड़े तो वह 5 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं। बरसर्क वाइल्ड बोर फेंक एक स्तर 1 का उत्परिवर्तित भयंकर जानवर था। यदि वह इसे मार देता तो उसे मिलने वाली शक्ति एक सामान्य भयंकर जानवर के मुकाबले 2 से 3 गुना अधिक हो सकती थी। यह एक चेस्ट भी छोड़ सकता है। उसे अपना उपकरण ले लेने दें क्योंकि यह एक शानदार मौका था। फिर किन फेंक ने वहां एक लाश देखी जिससे संकेत मिला कि बेरसर्क वाइल्ड बोअर फंग पास में था। खून की गंध न केवल हवा में भरी थी बल्कि बेरसर्क वाइल्ड बोअर फंग की दुर्गंध भी मौजूद थी। साथ ही एक और महक थी जैसे कि ब्लड फंग खरगोश की। अलग अलग खूंखार जानवर उस समय इकट्ठा नहीं होते जिससे उसे अपनी प्रवृत्ति पर सवाल उठाने का मन करता। हालांकि उससे पहले उसे और अधिक निकालने और बाद में उस गंध का पीछा करने की आवश्यकता थी, लेकिन सफलतापूर्वक निकालने के बाद एक प्रतिभा के बजाय किन फेंक को एक चुस्ती का गुण मिला। इसलिए किन फेंक ने फिर से प्रयास किया और तुरंत असफल हो गया। पिछली बार उसे ऐसा तब महसूस हुआ था जब वह स्तर 1 की भयंकर जानवरों की निकासी सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार उसकी असफलता का कारण क्या था? किन फेंक उलझन में था। उसकी निष्कर्षण क्षमता अप्रभावी लग रही थी। ये क्या हो रहा था? फिर उसने उम्मीद की कि सिस्टम उसे कुछ सुराग देगा, या शायद उसके पास पहले से ही वह प्रतिभा थी और उसका स्तर उससे कम था, इसलिए वह इसे निकाल नहीं पा रहा था। हालांकि उसने इसे नजरअंदाज किया और जो उसके पास था उसे स्वीकार कर लिया। उसे शारीरिक शक्ति बढ़ाने का गुण प्राप्त हुआ था जो पहले से ही बहुत अच्छा था। 4 गुणों में ताकत के लिए उसने डी रैंक का उग्र ताकत प्राप्त किया था और उसकी फुर्ती में भी प्रतिभा थी। रैंक ई गतिवृद्धि। उसके पास दिमाग में दृष्टि संवर्धित रैंक ई और गंध संवर्धित रैंक एफ था। उसके शारीरिक गुण के लिए शारीरिकता संवर्धित रैंक ई था। सभी 4 गुणों में संबंधित कौशल प्रतिभाएं थीं। अब उसके पास कोई लाभ नहीं था। फिर चिन फेंक ने घसीटने के निशान देखे। यह देखकर अजीब महसूस हुआ कि राक्षस लू युनचांग के शरीर को घसीट रहा था। कहीं राक्षस उसका शरीर खाना तो नहीं चाहता था। चिन फेंक यह नहीं होने देगा क्योंकि चाहे जो भी हो लू युनचांग तो रैंक डी था। अगर उसे उसकी लाश मिल गई तो वह उसकी रैंक डी प्रतिभा प्राप्त कर सकता था। किंग फेंक जल्दी दौड़ा इससे पहले कि राक्षस उसका शरीर खा सके। फिर वह राक्षस के क्षेत्र में पहुंचा और एक भूमिगत जेल देखी जहां उसे अत्यधिक खतरा महसूस हुआ। किंग फेंक को यकीन था कि चाहे जंगल का बेर राक्षस कितना भी मजबूत हो, अपनी ताकत से वह उसे मार सकता है। फिर नीचे से एक सांप का राक्षस उभरा, पहले से भी अधिक खतरनाक, जो 5 सितारा था, भेड़िए के राक्षस से पूरी तरह अलग जो सिर्फ 4 सितारा था। इसके अलावा सांप राक्षस के पास एक विषैली स्प्रे थी। किन फेंक ने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। सांप दानव ने फिर से किन फेंक पर हमला किया और इस बार उसके झर ने उसकी आंखों पर चोट की। उसी क्षण भयंकर जानवरों ने तुरंत किन फेंक को घेर लिया। युवा व्यक्ति ने महसूस किया कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है। उसने समझा कि जहरीली धुंध ने उसकी दृष्टि को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि किन फेंक देख नहीं सकता था, उसे पक्का था कि वह वहां नहीं मरेगा और उसने उन दानवों पर अपना बल प्रयोग करके हमला जारी रखा। कनिन फेंग ने धुंधली दृष्टि के बावजूद उस पर हमला कर रहे कई जानवरों को रोकने में सफल रहे। अब केवल एक जानवर बचा था। कनिन फेंग ने सोचा कि वह राक्षस कहां हो सकता है। सभी दिशाओं में सतर्क रहते हुए वह तेजी से घूमा क्योंकि उसे संदेह था कि 10 जहर भरे सांप पीछे से उस पर हमला करेंगे। भले ही देख नहीं पा रहा था, किंतु किन फेंग के पास अभी भी सूंघने की गजब की शक्ति और उपचार की प्रतिभा थी। इसलिए उसने सांप के राक्षस से कहा कि वह उसे कम ना आंखे। अपनी पूरी ताकत के साथ चिन फेंग सांप के राक्षस के सिर पर कूद गए और घोषणा की कि वे ऐसी जगह पर हारेंगे या मरेंगे नहीं। आखिरकार अंतिम राक्षस को पराजित कर दिया गया और सिस्टम ने चिन फोंग को सूचित किया कि उसने सफलता से स्तर 110 के जहरीले सांप के रिंग्स को मार गिराया, 110 अनुभव अंक अर्जित किए और एक गिरी हुई काली छाती पुरस्कार के रूप में प्राप्त की। ककिन फेंग सांप की लाश के पास थोड़ी देर के लिए आराम किया, ये महसूस करते हुए कि वह मौत के कितने करीब आ गया था। अगर उसकी उन्नत शारीरिक प्रतिभा नहीं होती तो वह यकीनन सांप के हाथों मर जाता। सिस्टम ने कइन फेंग को स्तर 3 पर पहुंचने की बधाई दी, जिससे उसकी ताकत, फुर्ती, शारीरिक क्षमता और मनोबल में वृद्धि हुई। उसे 5 विशेषता अंक भी प्राप्त हुए। जैसे जैसे उसकी आंखें, जो पहले विष से प्रभावित थीं, धीरे धीरे ठीक होने लगीं, किन फेंग जोर से हंस पड़े। एक महत्वपूर्ण पहलू को भूल गए। स्तर बढ़ने पर शरीर तुरंत अपनी सर्वोत्तम स्थिति में लौट आता है। किन फेंग इस तथ्य को समझकर संतोषजनक हंसी में हंस पड़े। सुधार के बाद चिंग फोंग ने होलोग्राम स्क्रीन पर नजर डाली और 10 जहरीले सांपों को मारने के बाद एक चेस्ट गिरने पर आश्चर्यचकित रह गया। खजाने के चेस्ट को खोलकर उसे एक मूल्यवान इनाम मिला। फिर उसने गुफा के अंदर एक आयामी द्वार को देखा। पहले उस पर हमला करने वाले 3 भयानक सांपों को याद करते हुए जो आयामी द्वार में गायब हो गए थे, चिंग फोंग उसमें प्रवेश कर गया, अपनी वर्तमान शक्ति पर भरोसा करते हुए। हालांकि उसने भयंकर जानवरों के पीछे एक और शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस किया।
आयामी द्वार के परे विशाल गुफा में प्रवेश करते हुए चिन फेंक ने कई प्रकार की आत्मीय घास और स्तर 1 की आत्मीय घास को देखा। फिर भी उसने भयानक जानवरों और खोपड़ियों के ढेर के बीच बैठे एक डरावने राक्षस की उपस्थिति देखी। सिस्टम ने किन फेंक को प्रवेश की सूचना दी। रैंक वाले चैनल के दौरान अस्थायी रूप से अन्य अंतरिक्ष दुनिया उपलब्ध नहीं थी, हालांकि व्यक्तिगत स्थिति और चैट चैनल सुलभ रहे। किन फेंक ने सामने खड़ी अजीब प्राणी की जांच करने के लिए एनालाइज आइस को सक्रिय किया। एक मरा हुआ मानव जो स्तर 4 पर था और छिपी हुई काली ऊर्जा में विशेषज्ञता रखता था, पुनर्जन्म के लिए ताजा मांस का इंतजार कर रहा था। सिस्टम ने इसकी अत्यधिक दुर्भावनापूर्ण प्रवृत्ति की चेतावनी दी, जिसने किन फेंक को स्तर 6 की इसकी लड़ाकू रेटिंग से चौंका दिया। कौशल और प्रतिभाओं के बारे में अनिश्चित, किन फेंक को एहसास हुआ कि इस प्राणी की वास्तविक लड़ाकू रेटिंग विशेष रूप से 3 खूंखार जानवरों की सहायता से 7 सितारों को पार कर सकती है। ये महसूस करते हुए कि सीधे लड़ने पर उसे भारी नुकसान होगा, किन फेंक ने फैसला किया कि वह अब वापस जाकर और ताकतवर होकर मृत जीवों को चुनौती देगा। हालांकि लाश ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, किन फेंक पर ध्यान केंद्रित किया और उसे अपना शिकार घोषित किया। उसके शरीर का इस्तेमाल पुनर्जन्म के लिए करने का इरादा किया। किन फेंक ने जल्दी से लाश द्वारा फेंकी गई बड़ी हरी जंजीरों से बचाव किया। इन जंजीरों को उसकी कौशल मानकर उसने जंजीरों और क्रूर जानवर दोनों के हमलों से बचाव किया और खुद को बढ़ते खतरे में महसूस करने लगा। आखिरकार किन फेंक को लाश की जंजीरों ने पकड़ लिया। लाश ने घमंड करते हुए कहा कि किन फेंक का जीवित शरीर एक दिव्य आशीर्वाद है। किन फेंक ने खुद को आजाद करने के लिए संघर्ष किया, यह महसूस करते हुए कि अगर वह नहीं भाग सके तो वह मर जाएंगे। अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने जंजीरों को तोड़ दिया और एक एक करके भयंकर जानवरों को मार गिराया। लाश ने यह उपलब्धि देखते हुए सवाल किया कि केवल स्तर 3 के दिमाग से किन फेंक उसके नियंत्रण का विरोध कैसे कर सकता है। अब किन फेंक राक्षस के सामने खड़ा था। उसने उसे छुरा मारने की कोशिश की, लेकिन घायल होकर घुटनों के बल बैठ गया। राक्षस ने अपनी अजेय शक्ति का घमंड किया, लेकिन किंग फेंक ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ घोषणा की कि वह अपनी सभी विशेषताओं को अपने मन को समर्पित करेगा, राक्षस के मानसिक नियंत्रण से स्वतंत्रता हासिल करेगा। लाश राक्षस ने कहा कि वह किन फेंक के प्रतिरोध और संघर्ष को महसूस कर सकता था, यही कारण है कि उसे किन फेंक पसंद था। लाश राक्षस ने कहा कि वह किन फेंक की आत्मा और मन को चीर फाड़ कर देगा, फिर वह उन्हें नरक की आग में डालकर राख कर देगा। लाश राक्षस ने किन फेंक को मारने के लिए मुड़े हुए दांतों वाले जंगली सुअर को बुलाया। जंगली सुअर राक्षस के साथ एक टकराव में किन फेंक दूर फेंके गए, गुफा की दीवार से टकराए। फिर भी किन फेंक ने सभी मुख्य गुण को वितरित करने में सफलता पाई, इसे 10 अंक बढ़ाया। लाश राक्षस ने महसूस किया कि किन फेंक का मन मजबूत हो गया है। किन फेंक को भाग्यशाली महसूस हुआ क्योंकि 10 जहरीले सांपों की अंगूठियों को मारने के बाद उसने एक निम्न स्तर की भंडारण अंगूठी से एक वस्तु प्राप्त कर ली। यहाँ तक कि अगर किन फेंक ने युद्ध तलवार की रक्त भेड़िया गिराई तो भी वह जब चाहे दूसरे हथियार बुला सकता था। एक ही तलवार से उसने भालू राक्षस के हमले को रोका। विचार करते हुए उसने फैसला किया कि पहले उन 2 भयंकर जानवरों को मारेगा जो उसे परेशान कर रहे थे, फिर शव राक्षस का सामना करेगा। चिन फेंक ने महसूस किया कि कई बार शव राक्षस ने उसके मन को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा असफल रहा। शव राक्षस ने पूछा कि चिन फेंक उसके मन नियंत्रण से कैसे बच गया। हालांकि चिन फोंग अभी भी शव राक्षस के मुकाबले नहीं था। चिन फोंग ने राहत महसूस की क्योंकि उसे न केवल शव राक्षस की मानसिक शक्ति के खिलाफ लड़ना था, बल्कि उन 2 भयंकर जानवरों के खिलाफ भी जो एक साथ उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। शव राक्षस आश्चर्यचकित था कि चिन फोंग उसके मानसिक नियंत्रण से बाहर कैसे निकल सकता है। चिन फोंग ने आभारी महसूस किया क्योंकि जहरीले सांप के 10 छल्ले मारने के बाद उसने उसकी विष ग्रंथि ले ली, इसलिए विष उसे मानसिक हमलों का सामना करने में मदद कर सकता था। उस समय चिन फोंग ने विष ग्रंथि से विष लिया और अपनी तलवार पर लगाया, यह उम्मीद करते हुए कि भविष्य की लड़ाइयों में यह उसकी मदद करेगा। चिन फोंग ने अपने शरीर से जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी, कहते हुए कि उसने हाल ही में सीखा था कि लाश का राक्षस हिल नहीं सकता। अब 3 उत्परिवर्तित उग्र पशु मर चुके थे। युवक ने लाश के राक्षस को चुनौती देते हुए पूछा कि कौन इसकी रक्षा करेगा। लाश राक्षस डर गया और कहता रहा कि यह अत्यधिक असंभव था। उसने किन फेंक पर आरोप लगाया कि उसने घृणास्पद इंसान की तरह कोई गंदा तरीका इस्तेमाल किया। लाश राक्षस के शब्दों पर बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए किन फेंक ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और राक्षस को नष्ट कर दिया। प्रणाली प्रकट हुई और घोषणा की कि युवक ने सफलतापूर्वक लाश राक्षस को मार डाला है और 210 अनुभव अंक प्राप्त कर लिए। किन फेंक ने 10 निर्णय अंक भी प्राप्त किए। सिस्टम ने युवा को सिस्टम से छिपे हुए परीक्षण को पूरा करने और एक स्तर 1 न्यायाधीश बनने पर बधाई दी। सिस्टम ने याद दिलाया कि न्यायाधीश उन बुरी प्राणियों को मार सकते हैं जो आत्मा के नियमों का उल्लंघन करती हैं, और कई लोगों में से केवल एक ही यह खिताब प्राप्त कर सकता है। इसके साथ कनिंग फेंग का शरीर ऊर्जा से भर गया क्योंकि उसकी सारी शक्ति, क्षमताएं, शरीर और मन बढ़ गए। सिस्टम अधिसूचना पढ़ने के बाद कनिंग फेंग ने अंततः समझा कि लाश राक्षस वास्तव में पूरी तरह से दुष्ट था। कोई आश्चर्य नहीं कि विश्लेषण आंखों ने इसे अत्यधिक दुष्ट का उपनाम दिया था। अब किन फेंग समझ गया कि उसे केवल बुरी चीजों को मारना होगा ताकि उसे फैसला अंक मिल सके, लेकिन प्रणाली ने उसे कभी नहीं बताया कि क्या फैसला अंकों का उपयोग किया जा सकता है।
फिर भी किन फेंग सकारात्मक सोचने की कोशिश करेगा कि जजमेंट पॉइंट्स किसी दिन जरूर उपयोगी होंगे। किन फेंग इस लड़ाई में लगभग मारा गया था, लेकिन इस बार लूट काफी बेहतरीन थी। कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान ने कहा था कि वैश्विक हत्या के अलग अलग खतरों और लाभ होते हैं। सिस्टम फिर से सामने आया और गॉड सील स्किल के बारे में सूचित किया, मतलब जब वैसी ही प्रतिभा। खिलाड़ी इस कौशल का उपयोग करके उन्हें जोड़ सकते थे। चिंगफेंग ने एक रैंक 3 कौशल जानवर को वश में करना हासिल किया। यह जानकर कि उसने रैंक 3 कौशल टैम बीस्ट प्राप्त किया, चिंगफेंग संतोषजनक रूप से मुस्कुराया, क्योंकि इस कौशल को सीखने के बाद वह एक समूह हिंसक जानवरों को स्वायत्त रूप से शिकार करने और आसानी से अनुभव अंक अर्जित करने के लिए आदेश दे सकता है। अब किनफेंग ने उस शव राक्षस से एक हरा रत्न प्राप्त कर लिया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि क्रिस्टल वर्तमान स्थिति में सक्रिय करने के लिए उपयुक्त नहीं था। सिस्टम प्रकट हुआ और जागृत प्रतिभा रैंक डी के बारे में पहली चेतावनी दी, जो माइंड एनहांस था। यदि टेम बीस्ट पिल के साथ लिया जाए तो खिलाड़ी टेम बीस्ट स्किल को सक्रिय कर सकता है। यहाँ तक कि छठी इंद्रिय भी टेम बीस्ट स्किल को सक्रिय करने के बाद ही सक्रिय हो सकती है। ये सुनकर किनफेंग को चिंता हुई। उसे एहसास हुआ कि इस कौशल को सीखने के बाद इसे प्राप्त करना थोड़ा कठिन होगा। यद्यपि स्तर 10 कम था, फिर भी इसके लिए एक प्रतिभावर्धित रैंक डी की आवश्यकता थी। किनफेंग को आश्चर्य था कि क्या शव राक्षस के पास पिल्ले या पालतू जानवर गोलियों की रेसिपी थी। कनिनफेंग ने तुरंत शव राक्षस के भंडारण स्थान को खंगाला ताकि वह टेम बीस्ट गोलियां ढूंढ सके, लेकिन अंत में वह गुस्से में आ गया क्योंकि वे कहीं नहीं मिली। इसके बजाय कनिनफेंग को ज्यादातर बेकार की वस्तुएं मिली। अंत में चिंगफेंग केवल गहरी सांस लेकर जल्दी से शुरू करने की कोशिश कर सकता था। चिंगफेंग ने गुफा में सभी मरे हुए जीवों से सभी क्षमताएं निकालने में सफलता पाई। चिंगफेंग ने महसूस किया कि शव राक्षस का हाथ मन संबंधी प्रकार का था। अगली बार उसे ऐसे मानसिक हमलों से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये मानसिक हमले मस्तिष्क रहित क्रूर जानवरों से निपटने में अधिक कठिन होते हैं। कनिनफेंग ने तुरंत दिमाग का उपयोग करके प्रतिभा को बढ़ाने की कोशिश की। इस क्षमता के साथ कनिनफेंग ने गुफा के अंदर सभी देवघास के पौधों को सफलतापूर्वक निकाल लिया। किनफेंग ने राहत की सांस ली क्योंकि उसका प्रयोग सफल रहा। इस मानसिक वृद्धि के साथ किनफेंग सीधे भंडारण अंगूठी को नियंत्रित कर सकता था और एक साथ सभी पौधों को स्टोर और एकत्र कर सकता था। किनफेंग के लिए यह सब कुछ अधिक सुविधाजनक हो गया। किनफेंग ने सोचा कि अगली लड़ाई में वह इस तकनीक का नियंत्रण करके एक तलवार बुला सकता है। इस तरह वह अप्रत्याशित हमलों के साथ जीत सकता है। हालांकि किनफेंग फिर भी बहुत निराश थे, क्योंकि अगर वह टेम बीस्ट पिल प्राप्त करने में सफल हो गए होते तो उन्हें घास और फलों जैसी निर्जीव चीजों को नियंत्रित करने की बजाय सीधे क्रूर जानवर को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए था। किनफेंग को शक था कि गुफा में जो मृत शरीर था वह लू युनचांग का होना चाहिए, जिसे पहले सिस्टम नोटिफिकेशन में दिखाए गए उत्परिवर्तित जंगली सुअर ने मार डाला था। किनफेंग को याद आया कि एक व्यक्ति की प्रतिभा आग से संबंधित थी, इसलिए किनफेंग ने उस व्यक्ति की प्रतिभा को निकालने की कोशिश करना चाहा। इस प्रकार किनफेंग ने सफलतापूर्वक आग नियंत्रण प्रतिभा और गतिवृद्धि प्रतिभा को निकाल लिया। किनफेंग को विश्वास था कि इस व्यक्ति की प्रतिभा भी बुरी नहीं थी। वर्तमान गति के साथ यह गति बढ़ाने वाला उपकरण किनफेंग की गति को भी दोगुना कर सकता था और अंततः उसके पास आग को नियंत्रित करने की आक्रामक प्रतिभा भी थी। अब किनफेंग अपनी उंगलियों से आग उत्पन्न कर सकता था। युवक ने कहा कि भविष्य में उसे निकटता से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं हो सकती और वह दूर से ही अग्नि को नियंत्रित कर सकता है। यह भी संभव है कि भविष्य में जिन स्थानों से वह गुजरे वे उसकी अग्नि क्षमता से जल सकते हैं। किनफेंग ने तुरंत अपने प्रतिभा का उपयोग करते हुए बड़े टुकड़े मांस को जलाया। मांस खाते समय युवक ने सोचा कि हाल ही में बातचीत चैनल बहुत सक्रिय रहा है। हर कोई स्तर बढ़ाने के बारे में बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि शुरुआती गांव 911 के पास देवताओं की सहायता से स्तर बढ़ाने की क्षमता है। किसी ने दूसरे शिकार के स्थान पर संतोषपूर्वक और घमंड से हंसते हुए कहा कि वह अब स्तर 3 पर पहुंच गया है और रैंक 9 पर वापस आ गया है। चैट रूम में लोगों ने तुरंत स्तर 3 तक पहुंचने वाले उस आदमी की प्रशंसा की। इस सूचना के साथ शुरुआती गांव में 10 स्तर 3 के स्वामी हो गए थे। चैटरूम में किसी ने कहा कि 10 लोगों का कहना मुश्किल था, क्योंकि कनिनफेंग के स्तर 3 पर पहुंचने के बाद उनका नाम रंग बदलकर ग्रे हो गया और यह निश्चित था कि अगर उनकी स्थिति स्तर रैंक में गिरती रही तो चैटरूम में लोग चिंतित होने लगे कि कहीं कनिनफेंग के साथ कुछ हुआ तो नहीं। इस बीच जैसे ही वह मांस खा रहा था, चिंगफेंग ने चैटरूम में व्यक्ति के सवाल का गलती से अपने दिल में जवाब दिया कि वह मरा नहीं था, वह केवल एक और स्थानिक संसार में था। किनफेंग ने कहा कि आज वह इधर उधर दौड़ता रहा, लड़ाई करता रहा, हमेशा पहले सुरक्षित जगह पर ऊर्जा बहाल करता था और फिर शिकार जारी रखता था। किनफेंग ने मांस का एक और टुकड़ा काटा और इसे निगल लिया, जबकि सोच रहा था कि मांस बहुत स्वादिष्ट और रसदार लग रहा था। मांस खाने के बाद किनफेंग को हर बार एक टुकड़ा खाने पर एक पका हुआ भोजन भौतिक शरीर प्राप्त हुआ। किनफेंग खुशी से मुस्कुराया क्योंकि उसकी ऊर्जा केवल मांस खाने से तेजी से बहाल हो सकती थी। एक सिस्टम सूचना प्रकट हुई जिसने प्रारंभिक गांव के सभी निवासियों को सूचित किया कि किनफेंग मिला था और वह पका हुआ मांस खा रहा था, जिससे थोड़ी ऊर्जा बहाल हो सकती थी। क्योंकि इस युवक ने इसे पहले पाया था, किनफेंग को एक प्रतिष्ठा बिंदु का इनाम दिया जाएगा।
जब उन्होंने यह सूचना पढ़ी तो सभी अन्य प्रतिभागी उत्साहित हो गए। वे इस बात से अचंभित थे कि सिर्फ पका हुआ मांस खाने से ऊर्जा बहाल की जा सकती है। अब उन्हें समझ में आ गया कि किन फेंग का नाम धूसर क्यों हो गया था। वह मांस खाकर जीवन का आनंद ले रहे थे। कई प्रतिभागी किन फेंग से ईर्ष्या करने लगे। वे भी अपनी ऊर्जा बहाल करना चाहते थे, कुछ स्वादिष्ट खाकर। सिस्टम की एक और सूचना सामने आई जिसमें कहा गया कि सिर्फ पका हुआ मांस खाकर केवल गर्म पानी पीने से ऊर्जा बहाल हो सकती है, लेकिन कुछ ठंडा खाने से प्रभावी नहीं होगा। सभी लोग भ्रमित थे क्योंकि हर किसी के पास आग नहीं थी, इसलिए वे सोच रहे थे कि वे पका हुआ खाना कैसे खा सकते हैं। देखकर कि चैट रूम में हर कोई पके हुए मांस के बारे में उत्साहित होकर बात करने लगा, किन फेंक ने सोचा कि क्या वह इस सिस्टम में मांस बेच सकता है। किन फेंक ने नए उत्पाद को अंतरिक्ष व्यापार चैनल में डालने की कोशिश की। उसने लिखा कि 3 किलो पका हुआ मांस हर बार एक भयंकर जानवर की लाश से बदला जाएगा। शुरुआती चरण में किन फेंग स्पेस ट्रेड चैनल का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था और उसे एक प्रतिष्ठा अंक प्राप्त हुआ। सूचना पढ़ने के बाद कई प्रतिभागी अपने नए उग्र जानवरों को किन फेंग के पके हुए मांस के साथ बदलना चाहते थे। विनिमय तुरंत हुआ। प्रतिभागी चकित थे क्योंकि उनके पास मौजूद बड़े आइटम भी आसानी से सिस्टम द्वारा बदले जा सकते थे। कुछ अन्य प्रतिभागियों ने अपनी उग्र जानवरों को किन फेंग के पके हुए मांस के लिए बेचने के बारे में सोचना शुरू कर दिया ताकि ऊर्जा बहाल की जा सके। किन फेंग ने जोर से हंसते हुए कहा कि यह सब असाधारण था क्योंकि इस तरह से उसे अब खतरनाक जानवरों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी और सभी लोग उसके लिए काम करेंगे। इस बीच लियू युआन नामक एक व्यक्ति जो अभी स्तर 3 पर पहुंचा था ने कहा कि उसकी रैंक 13 है, जो कि किन फेंग से उच्च है, इसलिए उसने 6 किलोग्राम पके हुए मांस मुफ्त में भेजने की मांग की और फिर वह किन फेंग की दयालुता को याद रखेगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर चैट रूम में अन्य प्रतिभागियों ने उसे घमंडी और बेशर्म माना। किन फेंग ने सोचा कि यह युवक महत्वपूर्ण नहीं था। फिर अनौपचारिक तरीके से उसने चैट रूम में घोषणा की कि उसके पास पका हुआ मांस सीमित मात्रा में है, इसलिए जो भी जल्दी करेगा उसे मिलेगा। सभी उत्साहित थे क्योंकि यह पहली बार था जब किन फेंग ने कुछ कहा था। वे किन फेंग को बहुत विनम्र मानते थे। फिर वे सभी लेवल 2 के खतरनाक जानवरों के शव खोजने पर ध्यान केंद्रित करने लगे ताकि वे जल्दी से किन फेंग के पके हुए मांस के लिए उनका आदान प्रदान कर सकें। इस बीच जब किंग फेंग आराम से बैठा था, उसने भूख को एक बिक्री रणनीति के रूप में उपयोग करने के बारे में सोचा जो उसे एक काले दिल वाले व्यापारी के समान बना देगा। गुफा के अंदर एक गंजे आदमी ने भी घोषणा की कि वह पका हुआ मांस बेच रहा है। वह 50 किलो पका हुआ मांस एक स्तर का उपकरण के लिए देगा। घोषणा पढ़ने के बाद किन फेंग ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसने खुद को एक निर्दयी व्यापारी के रूप में वर्णित किया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे ज्यादा लालची होगा। बेशक चैट रूम के अन्य प्रतिभागी इस घोषणा को सुनकर नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि यह घोषणा करने वाला व्यक्ति शायद अभी सोकर उठा है। उन्होंने टिप्पणी की कि अगर वे रैंक 1 उपकरण प्राप्त कर सकते तो वे उसे बेचने के बजाय स्वयं रखना और उपयोग करना पसंद करते। भले ही वे पके हुए मांस खरीदने के लिए उत्सुक थे, वे इसे लॉर्ड चिन फेंग से खरीदना पसंद करते। बातचीत सुनकर किन फेंग ने तुरंत घोषणा की कि वह रैंक 1 शुरुआती हथियार बेच रहे हैं जिन्हें 3 आत्मा घास या 1 आत्मा फल के बदले में बदला जा सकता है। वैकल्पिक रूप से इन्हें अन्य रैंक 1 उपकरण के लिए भी बदला जा सकता है। चैट रूम में गांव 911 के सभी सदस्य किन फेंग का प्रस्ताव सुनकर उत्साहित थे। वे सोच रहे थे कि किन फेंग के पास इतने सारे हथियार कहां से आए। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि किन फेंग के पास एक शिल्प कौशल है, इसलिए ये सभी हथियार उन्होंने ही बनाए थे। खेल में शिल्प कौशल को बहुत उपयोगी माना जाता है। कुछ प्रतिभागी अपने आत्मा फलों को किन फेंग के रैंक 1 उपकरण के लिए भी बदलना चाहते थे। अब चिनफेंग को एक रैंक 1 उपकरण प्राप्त हुआ था, एक ताकत बढ़ाने वाला कंगन, जिसे चिनफेंग के रैंक 1 स्टील उपकरण के बदले में बदला गया था। युवा व्यक्ति बहुत खुश था क्योंकि लोग उसके रैंक 1 उपकरण के लिए इतनी जल्दी विनिमय कर रहे थे। कंगन पहनने के बाद किनफेंग की ताकत में 7 की वृद्धि हुई। अब उसके पास कुल 4 गुण थे। पहले उसकी सबसे कमजोर विशेषता ताकत थी और इस कंगन के साथ वह अपनी कमजोरी को ढकने में सक्षम था। अब किनफेंग के पास एक रैंक 1 का ताकत कंगन और एक रैंक 1 का स्टोरेज रिंग था। उसके पास एक रैंक 2 का ब्लड वुल्फ ऑफ वॉर तलवार भी थी। उसके पास कुल 3 टुकड़े के उपकरण थे। इसके साथ ही गांव 911 के शुरुआत गांव में कोई भी चिनफोंग की तुलना नहीं कर सकता था। अचानक जंगल के बीच में एक जोरदार धमाका सुना गया और सिस्टम ने घोषणा की कि शुरुआत गांव संख्या 137 ने जबरदस्ती शुरुआत गांव संख्या 911 के साथ एक शर्त सक्रिय कर दी है। बिस्तर संसाधन शर्त सक्रिय की गई था। संसाधन शर्त का मतलब था कि एक हानि होती थी और सभी संसाधन आधे हो जाते थे और सभी की 20 विशेषताएं कम हो जाती थीं। विजेता के लिए सभी संसाधन दोगुने हो जाएंगे और सभी को 20 गुण प्राप्त होंगे। यह शर्त तब जीती जाएगी जब एक शुरुआती गांव में कोई व्यक्ति स्तर 5 पर पहुंच जाए। इसके अलावा सभी गांवों को 50 गुण और एक रजत चेस्ट मिलेगा। अब दोनों शुरुआती गांव चैनल कनेक्ट होने लगे और फिलहाल इन दोनों गांवों के बीच की शर्त छुपी रहेगी। यह लंबे सिस्टम घोषणा का अंत था।
जब किनफेंग ने सिस्टम अधिसूचना पढ़ी कि 2 प्रारंभिक गांवों के चैट रूम सफलतापूर्वक विलीन हो गए हैं, तो वह बहुत आश्चर्यचकित दिखाई दिए। अब दोनों गांवों के निवासी प्रत्येक पक्ष के चैट चैनलों में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन बोलने की अनुमति नहीं थी। संसाधनों के आधे होने की वजह से स्तर बढ़ने की गति जल्द ही धीमी हो जाएगी और अधिकांश लोग परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। दोनों गांवों के प्रतिभागियों को समझ में आया कि चुनौती देने वाला गांव कुछ बुरा करने की योजना बना रहा था।